So today we will be starting type 2 normal distribution. Okay. अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एंड इसके प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका अलाइनमेंट जो है वो गलत हो गया है। इट वुड बी इन सेंटर, सेंटर में होना चाहिए था। सो एनीवेज, फॉर्मूला होता है z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। नाउ व्हाट इज दिस x, ये z क्या है, म्यू क्या है, सिग्मा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वेर z हमारा होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, वेरिएट या फिर वेरिएबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। x होता है हमारा नॉर्मल वेरिएबल, ओके। म्यू जो है, म्यू वो अपना मीन होता है, मीन उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन म्यू से, ठीक है। मीन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। एंड इसका एक और फॉर्मूला होता है एनपी, ठीक है। इससे पहले वाले टाइप में भी अपन ने ये फॉर्मूला देखा था, ओके। चलो, सिग्मा जो है वो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू, ओके। चलो, तो ये दोनों फॉर्मूले तो कम ही यूज होते हैं, दे आर नॉट यूज्ड ऑफन टाइम्स, बट ये जो फॉर्मूला है ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक है। z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन का कॉम्बिनेंट या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके। चलो, प्रॉब्लम कैसे आते हैं, लेट सी। यहाँ पे पूछा गया है इफ x इज द नॉर्मल वेरिएबल विथ मीन 10 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 4, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल वर्ड आ जाएगा तो समझ जाना ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। फाइंड प्रोबेबिलिटी x की रेंज गिवन है, और सेकंड फिर प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल्स टू एंड फिर प्रोबेबिलिटी मॉड वाली है, ठीक है। चलो, लेट अस सी ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा रहेगा उसको अपन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसको विल राइट फर्स्ट सोल्यूशन। यहाँ पे उन्होंने मीन दिया गया है, उन्होंने मीन दिया है दैट इज 10, तो म्यू इज गिवन एज 10, ओके। चलो, स्टैंडर्ड डिविएशन इज आल्सो गिवन दैट इज सिग्मा, सिग्मा इज 4, ओके। नेक्स्ट अप, अब म्यू और सिग्मा के बाद आपको जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जनरेट कर लेना, ठीक है। दैट इज z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन पी सिग्मा, ठीक है। x माइनस म्यू, म्यू इज 10 एंड सिग्मा इज 4, ठीक है। तो अपन ने फॉर्मूला जनरेट कर लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट अप, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली प्रोबेबिलिटी अपने को बिटवीन 5 एंड 18 की निकालनी है, तो यहाँ पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 18, ठीक है। चलो, करना क्या होता है, सोल्यूशन कैसे करते हैं इसका, लेट अस सी। आपको क्या करना होता है, आपको जो है ये जो x की वैल्यूज है उनको इस फॉर्मूले में पुट करना होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के फॉर्मूले में पुट करना होता है, ठीक है। मतलब ये जो x5 है उसको यहाँ पे आप पुट करोगे तो दिस वुड बिकम 5 माइनस 10/4, ठीक है। अब ये जो x, अब ये जो x जो है वो z में ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। x जो है वो z में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वापस से ये जो 18 का वैल्यू है विल पुट इन दिस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 10, 18 - 10/4, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने x से z में ट्रांसलेट कर दिया प्रॉब्लम को। व्हाट वी डिड वाज, जो x की वैल्यूज थी 5 एंड 18 वी सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पर, ठीक है, इस फॉर्मूले में इन स्टैंडर्ड नॉर्मल के। चलो, नेक्स्ट अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। दिस विल बिकम -5/4, तो -5/4 को अगर आप इसमें कैल्सी में रखोगे तो दिस वुड बी -1.25, ठीक है। ये -1.25 आएगा, लेस देन इक्वल्स टू z, लेस देन इक्वल्स टू ये 8/4, 8/4 इज 2, ये आएगा, ठीक है। चलो, करना क्या है इसको, आपको ना अभी इसको एरिया में ट्रांसलेट करना है। भाई एरिया में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी को एरिया में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। आपको ना अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.25 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.25 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 2 रहेगी, ठीक है, माइनस। तो बेसिकली जब दोनों सेम साइन रहे, ठीक है, दोनों z के सेम साइन रहे, तो आपको क्या करना होता है, आपको बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया करना होता है। जब दोनों आपके z के वो अभी ठीक है, मतलब थोड़ा सा आपको ऊपर से जा रहा होगा या अचानक से ये एरिया कहाँ से आ गया क्या नहीं, बहुत इजी प्रॉब्लम्स होते हैं। एक प्रॉब्लम समझ लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया करना है। तो इसमें बड़ा एरिया कौन सा, बड़ा एरिया इसका होगा एरिया ऑफ 2 माइनस एरिया ऑफ 1.25, माइनस एरिया ऑफ 1.25। अच्छा, तो दोनों नेगेटिव हो तो भी होगा क्या, साइन से साइन जो है सेम होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो इट शुड बी नेगेटिव एज वेल। तो करना क्या होता है, आपको बड़ा एरिया, आप बोलेंगे हाँ इसमें बड़ा एरिया तो इसका होगा, नहीं नहीं, आपको नेगेटिविटी को इग्नोर करना है। यू हैव टू लुक एट द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस एरिया ऑफ 1.25,
तो एरिया के टाइम यू डोंट हैव टू कंसीडर दी नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी तो ऑफ कोर्स कंसीडर करेंगे, नेगेटिविटी कंसीडर नहीं करना, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करनी है। तो जब भी आपके दोनों वैल्यू जेड के पॉजिटिव रहे तो बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, और अगर दोनों नेगेटिव रहे तो भी बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, ठीक है। चलो, तो ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपकी साइन अपोजिट रहे, जैसे यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, और फिर यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तब आपको क्या करना होता है, आपको एरियाज को ऐड करना है। अब चाहिए तो इसमें एरिया ऑफ छोटा ऐड करो प्लस एरिया ऑफ बड़ा है, फिर बड़े एरिया ऑफ बड़ा प्लस एरिया ऑफ छोटा, आपकी मर्जी है। तो मैं एरिया ऑफ 1.25 प्लस एरिया ऑफ 2 कर दूंगा, ठीक है। जब आपकी साइन अपोजिट रहे, ठीक है। चलो, अब ये एरिया ऑफ 1.25 कहाँ से मिलेगी, ये आपको चार्ट से मिलेगी। चार्ट कहाँ पर है, ये चार्ट है। ये चार्ट का नाम है स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, ठीक है। ये आपको एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको कैसे समझ में आएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है ये, बिकॉज इसके आगे भी 2 से 3 चार्ट और यूज होंगे। तो आप कैसे एग्जाम में आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इस प्रॉब्लम का चार्ट है, यहाँ पे नॉर्मल वर्ड आ जाएगा, और ये प्रॉब्लम भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो समझ जाना ये वाला चार्ट यूज होने वाला है। तो एरिया ऑफ अपने को 1.25 निकालना था, तो आपको क्या करना है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी जेड की वैल्यूज है, और ये टॉप पे भी जेड की वैल्यूज है। तो आपको बेसिकली 1.25 को लोकेट करना है। तो 1.2 अपन लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे और 0.05 अपन टॉप से लेंगे। सो इट वुड बिकम 1.25 ना, ऐड करने के बाद। तो 1.2 यहाँ पर है, और 0.05 यहाँ पर है, ठीक है। 0.05 यहाँ पर है, तो ये मुझे ये वाली वैल्यू मिल रही है, ठीक है। जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट कहाँ गई मैं, हाँ, 0.3944, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे 1.2 एंड टॉप पे 0.05। सो एरिया ऑफ 1.25 क्या हो जाएगा, 0.3944, ओके प्लस। नाउ अब एरिया ऑफ 2 कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट तो नहीं बोलना है, बस रीड करना है, ठीक है। यहाँ पे अब एरिया ऑफ टू तो यहीं से मिल जाएगा, 2.0 दैट इज 0.4772। तो ये एरिया ऑफ 2 आ गया 0.4772, ठीक है। अब इनको ऐड कर देना है। चलो ऐड कर दो भाई। ऐड करने के बाद यू मस्ट बी गेटिंग 0.897, एक मिनट, 8716, ठीक है। 8716, ठीक है। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आ गई, ये जो रेंज दिया गया था ना अपने को, इसका अपने को आंसर है। ये क्या होगा भाई, चलो। तो आपको यही करना है इस टाइप में। वापस से मैं थोड़ा समराइज करा देता हूँ, हमने क्या किया। हमने पहले जो एक्स था उसको जेड में ट्रांसलेट किया। हाउ इट वाज, हमने क्या किया था, ये जो एक्स की वैल्यूज थी उनको ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का जो फॉर्मूला था उसमें पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद जो भी उसकी वैल्यूज बनी थी उसको अपन ने डेसिमल्स वगैरह में लिखा, और यहाँ पे भी उसको लिखा, ठीक है। अब आपको इसके बाद प्रोबेबिलिटी को एरिया में कन्वर्ट करना है। तो एरिया में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो आपको देखना है कि अपोजिट साइन है तो एरिया ऐड होंगे। अगर सेम साइंस है, पॉजिटिव 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 है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो एरिया सब्ट्रैक्ट होंगे, वो भी बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, ठीक है। बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया में भी आपको नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, ठीक है। चलो, फिर वो याद करने के बाद वो लिख देना। सेकेंड प्रोबेबिलिटी है एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो सेकेंड प्रोबेबिलिटी निकालता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 12। चलो इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे अगेन आपको जो है एक्स को जेड में ट्रांसलेट करना है, तो एक्स का जो है जेड में ट्रांसलेशन हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू रहेगा। अभी जो 12 है एक्स का वैल्यू, ये यहाँ पर पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो दिस वुड बिकम 12 माइनस 10.4, ठीक है। सो ये हो जाएगा कुछ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू 2/4। 2/4 कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक है। 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सिर्फ क्या कह सकते हैं उसको, राइट हैंड साइड वाली रेंज दी गई है ना। राइट हैंड साइड वाली रेंज दी गई है, तो इससे पहले ये कौन सी रेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अपने को दो वैल्यूज चाहिए रहती ना, जैसे यहाँ पे थी भाई 1.25 और 2, तो यहाँ पे सिर्फ ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे अपने को पता चल रहा है जेड जो हमारा 0.5 से छोटा है, तो कितना छोटा हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक है। बिकॉज छोटा है तो बहुत ज्यादा छोटा हो तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक ही जाएगा ना, ऐसा। तो अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला रेंज आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, और राइट हैंड साइड वाला तो था, ठीक है। तो ये अपोजिट साइंस है, तो आपको क्या करना है, आपको एरियाज को ऐड करना है। तो इसमें बताया था मैंने कि मतलब आप चाहिए तो
एरिया ऑफ 0.5 प्लस एरिया ऑफ इन्फिनिटी करो, या फिर एरिया ऑफ इन्फिनिटी प्लस एरिया ऑफ 0.5, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एरिया ऑफ जीरो इन्फिनिटी प्लस एरिया ऑफ 0.5 करता हूँ, ठीक है। चलो, अब आपने बोलेगा दानिश भाई नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, नहीं लेना है आपको, हमेशा एरिया के टाइम आपको नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो ये कैसे आया था नेगेटिव इन्फिनिटी, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड एक्सट्रीम है ना, मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ जेड इज लेस देन 0.5, ठीक है, तो कितना छोटा हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है। और वैसे एक और आता है, इफ जेड इज ग्रेटर देन 0.5, तो कितना बड़ा हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के, ठीक है। तो खैर, अभी एरिया एरिया ऑफ इन्फिनिटी जो है ना, इसकी एक फिक्स वैल्यू रहती है, दैट इज 0.5। ये आपको कहीं चार्ट वगैरह में नहीं मिलेगी, बिकॉज चार्ट में तो यू नो सबसे बड़ी वैल्यू जो है, सबसे बड़ी वैल्यू 3.4 है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में चले जावे तो 3.49, ठीक है, 3.49 तक ही आएगा। तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी के लिए आपको फिक्स वैल्यू याद रखनी है 0.5, ठीक है। हाँ, एरिया ऑफ 0.5 अपन यहाँ से देखेंगे चार्ट से, तो एरिया ऑफ 0.5 इज 0.1915, ऑल राइट, 0.1915, ओके। अब इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 0.6915, ओके। चलो, थर्ड थर्ड प्रोबेबिलिटी, मॉड एक्स माइनस 14 लेस देन 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस 14 लेस देन 1। अब यहाँ पे ना जेड में ट्रांसलेट करने से पहले आपको थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, बिकॉज यहाँ पे मॉड वाली बात आ गई ना। अब आपको मैं एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ। जब भी मॉड हटता है ना, तो जो रेंजेस है ना, वो दोनों साइड चली आती है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, मतलब क्या, ये जो लेस देन 1 है ना, वो -1 और 1 के बीच में हो जाएगा ये, मतलब कि मैं लिख कर बता देता हूँ आपको, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 ग्रेटर देन एक्स माइनस 14, ठीक है, बड़ा एक्स लिखो छोटा एक्स लिखो डजेंट मैटर, लेस देन 1, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, ये जो मॉड एक्स है, जो जब हटा, मतलब कि मॉड एक्स जो है लेस देन 1 था, तो ये जब मॉड हटता है ना, तो वो दोनों साइड चले जाता है, मतलब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन भी और राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन भी, ठीक है। और इतना आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता है, वैसे तो मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था सेम 3 के लेक्चर्स में, बट ठीक है, एनीवेज आपको इतना इसको इसको क्या बोलते हैं, डीप लर्निंग नहीं करनी इसके लिए, बस समझ लो कि जब मॉड हटता है तो दोनों साइड, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी आपका शिफ्ट आता है, ठीक है। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस। अब यहाँ पे भी एक और दिक्कत है, यहाँ पे आपको मिडिल में ना सिर्फ एक्स चाहिए होता है, बट यहाँ पे एक्स माइनस 14 है, तो व्हाट वी विल डू इज, व्हाट वी विल बी डूइंग, हम क्या करेंगे, यहाँ पे +14 करेंगे, तो यहाँ पे +14 करेंगे तो +14 -14 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सिर्फ यहीं पे ऐड किए, आपको यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस जगह -1, बिकॉज ये इनइक्वालिटी का रूल है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें डीप में मत जाना, ये क्यों होता है क्यों नहीं होता है, बस अभी इसको आप इसको क्या अज्यूम कर लो, ठीक है। तो अपन ने तीनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड सेंटर में और राइट हैंड साइड में अपन ने 14 से ऐड किया, तो ये -1 + 14 हो गया 13, ये सिर्फ एक्स एक्स बन गया, एंड ये बन गया 15। अब इसको अपन ट्रांसलेट करेंगे जेड में। अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इस 13 को वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस फॉर्मूला जेड का, तो ये हो जाएगा 13 - 10, दिस वुड बिकम 13 - 10 अपॉन 4। अब x जो है वो z में ट्रांसलेट हो गया, लेस देन 15 - 10 अपॉन 4, ओके। दिस वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/4, तो अगर 3/4 आप कैलकुलेट में डालोगे तो कितना होता है, 3/4, तो ये होता है 0.75, ठीक है। तो दिस इज 0.75 लेस देन जेड, लेस देन 5/4 कितना होता है भाई साहब, 5/4 इज 1.25। अब बिकॉज दोनों की साइन सेम है ना, जेड की वैल्यूज की दोनों की साइन सेम है, तो अपने को बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया करने का, तो बड़ा एरिया किसका होगा, इसका होगा ना, एरिया ऑफ 1.5, जो बड़ा नंबर उसका एरिया भी बड़ा, एरिया ऑफ 1.25 माइनस एरिया ऑफ 0.75। नो, एरिया ऑफ 1.25 भी अपन ने आई गेस यहाँ पे कहीं तो निकाला था, 0.3944, ठीक है, क्यों मेहनत करने का, 0.3944, हाँ, इसके लिए वी हैव टू वर्क 0.75, तो लेफ्ट हैंड साइड से 0.7 और टॉप से 0.05,
सो ये आ रहा है 0.2734, ठीक है। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 0.2734। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू मस्ट बी गेटिंग 0.121, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस। ये प्रोबेबिलिटी है जो भी था अमाउंट वाला, ओके। तो इजी प्रॉब्लम्स होते हैं, और प्रॉब्लम्स करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे याद रखो साइन का, ठीक है। और ये चार्ट तो ऑफकोर्स आपको रीड करने आ गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू। Question number two is saying, a manufacturer knows from his past experience that the resistance of resistors he produces is normal, ठीक है। यहाँ पर वर्ड नॉर्मल आ गया तो समझ जाना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। विद मीन 100 ohms मीन गिवन है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है 2 ohms। व्हाट परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस विल हैव रेजिस्टेंस। परसेंटेज आ गया मतलब कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाला है, ठीक है। जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसने बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस विल हैव रेजिस्टेंस बिटवीन 98 एंड 102 ohms, लेस देन 96 ohms एंड मोर देन 104 ohms, ठीक है। लेट अस सी उसको कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन, पहले जो डेटा है गिवन उसको मैं जॉट डाउन कर लेता हूँ। सो फर्स्ट ऑल वी हैव न्यू, दैट इज मीन 100 ohms। 100 लिखना है आपको, यू डोंट हैव टू राइट द यूनिट। फिर सिग्मा है 2, ठीक है। और ठीक है, फर्स्ट, अच्छा इससे पहले फॉर्मूला बना लेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल का। इसका फॉर्मूला होगा एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 100 अपॉन 2। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बिटवीन 98 एंड 102 ohms, ठीक है। तो अपने को पहले निकालना है बिटवीन 98 एंड 102 ohms। तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे मैथमेटिकल में। 98 बिटवीन बोला ना, तो 98 से लेस देन जेड एंड लेस देन 102, तो बिटवीन इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, इन जो जेड लिख दिया यहाँ पे मैंने, अभी जो एक्स की वैल्यू है यू हैव टू सब्स्टिट्यूट यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 98 माइनस 100 पॉइंट 2, है कि लेस देन, अब ये z हो जाएगा बिकॉज अभी अपन ने उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया ना। और यहाँ पे हो जाएगा 102 माइनस 100 अपॉन 2, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया, हमने जो इंग्लिश स्टेटमेंट था उसको अपन ने मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ट्रांसलेट किया। बिटवीन बोला तो यहाँ पे इक्वल्स टू की साइन नहीं है, बिटवीन मतलब बीच में, ठीक है। और अगर आपने इक्वल्स टू की साइन डाल दी ना तो वैसे तो मतलब कि ठीक है, वो तो मतलब मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम में फर्क नहीं आएगा। मतलब कि इक्वल्स टू होवे ना होवे, आंसर आपका सेम ही आता है। नहीं समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जैसे यहाँ पे इक्वल्स टू की साइन नहीं थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपन ने मतलब के एरिया ऑफ 0.75 को नहीं लिया। अपन ने 0.75 का एरिया लिया था ना, तो यहाँ पे इक्वल्स टू रहता नहीं इक्वल्स टू रहता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, तो वो लोग आपका जो है कन्वर्जन पे या फिर ट्रांसलेशन पे मार्क्स काट सकते हैं। पर ठीक है, एनीवेज आपको इतना आइडिया हो ही होगा, इतनी सारी प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स की आपने, ठीक है। चलो, सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 98 माइनस 100 इज -2, -2 अपॉन 2 इज -1, एंड ये हो जाएगा 1, ओके। सो एरिया जो है अभी ऐड होगी, अभी यहाँ पे बड़ा एरिया किसका है, वो दोनों सेम ही है, तो आप एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 1 कर सकते हो। इट्स टर्न्स आउट टू बी 2 इंटू एरिया ऑफ 1, बिकॉज दोनों सेम है ना। चलो एरिया ऑफ 1 निकालते हैं। एक काम करता हूँ ना, मैं इसको ना कहीं पे ओपन कर लूँ, ठीक है, रहने दो। हाँ, ये बरोबर है। एरिया ऑफ वन इज 0.3413, ओके। 2 इंटू 0.3413, ठीक है। एंड इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 2, सो यू मस्ट बी गेटिंग 0.6826, ठीक है। अपने को परसेंटेज बोला था, तो परसेंटेज के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वुड बिकम 68.26%, ठीक है। तो इससे पता क्या चला, इससे ये पता चला क्या, 68.26% ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे होंगे जिनका रेजिस्टेंस 98 और 102 ओम्स के दरमियान या फिर उनके बीच में होगा, ठीक है। सेकंड है, सेकंड इज लेस देन 96, ठीक है। सो लेस देन 96 को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। लेस देन 96, तो लेस देन 96 को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 96, ठीक है। Now, हमारा काम होता है x की जो वैल्यू है उसको पुट करना फॉर्मूले में एंड x को z बनाना, ठीक है। तो फॉर्मूला बना था अपना 100 और 2 ना, तो ये हो जाएगा 96 माइनस 100 अपॉन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -4/2 इज -2, ठीक है। अब नाउ z इज लेस देन -2, तो कितना छोटा हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो ये जगह नेगेटिव इन्फिनिटी इज लेस देन z विच इज लेस देन -2, ठीक है। चलो, अब बोथ आर पॉजिटिव तो एरिया मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, और कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ा एरिया, एरिया ऑफ इन्फिनिटी माइनस एरिया ऑफ 2, ठीक है। एरिया ऑफ इन्फिनिटी माइनस एरिया ऑफ 2। नाउ वी नो एरिया ऑफ इन्फिनिटी दैट इज 0.5, इसका फिक्स वैल्यू है, माइनस एरिया ऑफ 2, वी हैव टू लुक एट द चार्ट, वी हैव टू लुक एट दिस चार्ट। यार हमें चार्ट, वी हैव टू लुक एट द चार्ट, 0.4772, ठीक है। 0.4772 इज योर एरिया। तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू मस्ट बी गेटिंग 0.0228, ठीक है। सो ये आएगा। अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वुड बिकम 2.28 परसेंटेज। तो 2.28 परसेंटेज ऑफ ओम्स ऐसे होंगे, ओम्स बोल रहा हूँ, रेजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस 96 ओम से लेस होगा, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव टू कैलकुलेट मोर देन 104 ओम्स। मोर देन 104 को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेट अस सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 104, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 104, ठीक है। इसको z में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, x जो है z में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 104 माइनस 100 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो दिस वुड बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 4/2, ठीक है। तो z अब की बार हमारा 2 से बड़ा है, तो कितना बड़ा हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। तो अब की बार अपने को लेफ्ट हैंड साइड पड़ता था और राइट हैंड साइड निकालना था, ठीक है। तो हमारा z जो है 2 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा रहेगा, ठीक है, ऐसा। बिकॉज अब की बार ग्रेटर देन बोला है ना, तो ग्रेटर देन में आप प्लस इन्फिनिटी पे जाओगे, ठीक है। लेस देन बोला तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, और उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। अब ग्रेटर देन बोला तो राइट हैंड साइड में प्लस इन्फिनिटी। अब दोनों की साइन सेम है, तो आपको क्या करना है, बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया। तो बड़ा एरिया होगा एरिया ऑफ इन्फिनिटी का, और छोटा एरिया होगा 2 का, ठीक है। तो एरिया ऑफ इन्फिनिटी तो वी जस्ट गॉट टू नो कि 0.5 होता है, एरिया ऑफ 2 यहाँ पे आ गया 0.4772, तो इनका आंसर सेम ही आएगा, 0.4772। सो यही वही हो जाएगा 0.0 टू डबल टू एट, ठीक है, 0.0228, और परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2.28 परसेंटेज। तो 2.28 परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे होंगे जिनका ओम जो है वो, जिनका रेजिस्टेंस जो है 104 ओम से ज्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पानी पी लेते हैं। If the heights of 500 students is normally distributed with mean, ये नॉर्मल वर्ड आएगा, ठीक है, with mean 68 inches and standard deviation 4 inches, ठीक है। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट्स, यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया, तो मतलब प्रोबेबिलिटी के बाद आपको जो है एनपी वाला जो फॉर्मूला वो यूज करना पड़ेगा। बिकॉज जिन्होंने मेरा वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था कब आपको ये जो है फाइन एन से मल्टीप्लाई करना होता है, कब नहीं करना होता है, ठीक है। तो वो देखेंगे आगे, ठीक है। सो फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट्स ग्रेटर देन 72 इंचेस एंड लेस देन 62 इंचेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा है उनको मैं जॉट डाउन कर लूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैपिटल एन, ये जो 500 स्टूडेंट्स है वो हमारा कैपिटल एन है। देन वी हैव म्यू, म्यू इज 68 एंड सिग्मा सिग्मा इज 4, ठीक है। सो we can make z का फॉर्मूला दैट इज x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। चलो, फर्स्ट फर्स्ट दे आर सेइंग कि ग्रेटर देन 72, तो ग्रेटर देन 72 को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ग्रेटर 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 देन 72,
So this would be probability of x greater than 72. Now, next up, what we have to do is we have to put this x का value here. Sorry. तो this would become x का z हो जाएगा, ये greater ही रहेगा 72 minus 68 upon 4. Okay. So this would become probability of z greater than 4 upon 4 is 1. अब हमारा z जो है 1 से बड़ा है, कितना बड़ा हो सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है. तो हमारा z जो है 1 से बड़ा होगा एंड इट वुड बी लेस देन इन्फिनिटी. सो दोनों z के वैल्यूज जो सेम है. सो इफ द साइंस आर सेम तो एरिया मस्ट बी सबट्रैक्टेड. तो एरिया ऑफ बड़ा माइनस एरिया ऑफ छोटा. ठीक है. तो एरिया ऑफ इन्फिनिटी एज वी नो 0.5 होता है एंड एरिया ऑफ वन वी हैव टू लुक एट द टेबल. तो एरिया ऑफ वन इज 0.3413. ठीक है. So, ये हो जाएगा 0.3413. ठीक है. सॉरी यार. अरे वो चलो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू मस्ट बी गेटिंग 0 पॉइंट कितना आएगा? 0.1587. ठीक है. यू मस्ट बी गेटिंग 0.1587. ओके. चलो अब क्या आपने को सिर्फ प्रोबेबिलिटी पूछा था? नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा था. प्रोबेबिलिटी के बाद उसने एक और चीज पूछा था, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग हाइट्स. ये तो वो है प्रोबेबिलिटी, इतनी चांसेस है कि इतने मतलब ग्रेटर देन 72 इंचेस वाले ग्रेटर देन 72 इंचेस से ज्यादा हाइट होगी, इतने इतने चांसेस है. बट कितने बच्चों की होगी उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ बच्चों से मल्टीप्लाई करना होगा. दैट इज 500. तो 500 से आपको ये जो प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है 72 इंचेस से ज्यादा है. ठीक है. चलो. तो आपको क्या करना है? आपको लिखना है यहाँ पे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो तानीब हमको कैसे समझेगा कि भाई कब मल्टीप्लाई करना होता है कब नहीं करना होता है? यहाँ पे जब भी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर हाउ मेनी आए तब आपको एन से मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है. तो आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, कैपिटल एन पी. ठीक है. आर एन इज 500 और पी वी जस्ट फाउंड आउट 0.1587. ठीक है. तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग 79.35 which is approximately 79. तो 79 students will be greater than 72 inches. ठीक है. चलो. सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट लेस देन 62. ठीक है. प्रोबेबिलिटी लेस देन 62. तो लेस देन 62 का कैसे ट्रांसलेट करेंगे? प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 62. ठीक है. चलो. सो एक्स विल नाउ गेट ट्रांसलेटेड इनटू जेड. ये हो जाएगा 62 माइनस 100 है क्या है 68 अपॉन 4. ठीक है. 68 अपॉन 4. So this would be probability of z less than 62 minus 68 is minus 6. Minus 6 upon 4 is minus 3 by 2. Minus 3 by 2 minus 1.5. तो ये हो जाएगा minus 1.5. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी एक मिनट प्रोबेबिलिटी हमारी जो है वो 1.5 से छोटी है, नेगेटिव 1.5 से छोटी है. तो कितनी छोटी सकती है? नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकती है. तो हमारा z जो है नेगेटिव इन्फिनिटी से इट वुड बी ग्रेटर एंड लेस देन माइनस 1.5. ठीक है. सो दिस वुड बिकम एरिया ऑफ इन्फिनिटी बिकॉज दोनों जो है सेम साइंस वाले ना. एरिया ऑफ बड़ा मतलब कि एरिया ऑफ इन्फिनिटी माइनस एरिया ऑफ 1.5 सॉरी. तो एरिया ऑफ इन्फिनिटी माइनस एरिया ऑफ 1.5. एरिया 1.5 भी निकाल लेते हैं, 1 निकाल लेते. ठीक है. तो एरिया ऑफ इन्फिनिटी इज 0.5 माइनस एरिया ऑफ 1.5. वी हैव टू लुक एट टेबल. 1.5 है 0.4332. 0.4332. तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग 0.0668. ओके. सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी कि भाई लेस देन 62 इंचेस से कम मतलब 62 इंचेस से कम के स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी. ठीक है. कितने बच्चे ऐसे होंगे कि जिनकी हाइट जो है 62 इंचेस से कम होगी? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. एक्सपेक्टेड
number of students equals to capital NP, which is 500, which is 500 into 0.0668, and if you multiply this with 500 तो आपको मिलेगा 33.4, which is approximately 33. So 33 students will be less than 62 inches, ठीक है, in a class of 500 students. The mean inside diameter of a sample of 200 washers produced by machine is 0.502 inches and standard deviation is 0.005 inches. The purpose for which these washers are intended allows a maximum tolerance in the diameter of 0.496 to 0.502 inches, 0.508 inches. Otherwise, the washers are considered defective. ठीक है? Determine the percentage of defective washers produced by the machinery, assuming the diameters are फाइनली ये नॉर्मली वर्ड आ गया, ठीक है, नॉर्मल वर्ड आ गया। तो एक्चुअली पूछा गया करना क्या गया, पहले तो जो डेटा है ना मैं उसके यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए सोल्यूशन। उसने बोला कि मीन इनसाइड डायमीटर ऑफ अ सैंपल ऑफ 200 वॉशर्स, ठीक है, तो 200 वॉशर्स का जो सैंपल है उनका जो मीन है वो 0.502 इंचेस है, ठीक है, तो एन हमारा है 200, ठीक है, 200 वॉशर्स की बात कर रहे हैं, मीन जो है मीन के बना है 0.502, ठीक है, बिकॉज ऐसा बोला उसने द मीन इनसाइड द मीन इनसाइड डायमीटर ऑफ सैंपल ऑफ ये इज, तो ये मीन की बात चली थी और इज आ गया तो ये मीन है, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डिवीजन तो वाजे तौर पे दिया गया एक्सप्लिसिट तरीके से, दैट इज 0.005 इंचेस, तो सिग्मा की बना है 0.005 इंचेस। पूछा क्या गया है, लेट अस सी। उसने बोला है द पर्पस फॉर विच दिस वॉशर्स आर इंटेंडेड allows a maximum tolerance in the diameter of 0.496 to 0.508 इंचेस, ठीक है, ठीक है, चलो। तो बेसिकली इसका बोलने का मतलब ये है कि जो वॉशर है उसमें जो मैक्सिमम टॉलरेंस है डायमीटर का, ठीक है, जो भी डिश वॉशर्स है, डिश वॉशर की बात कर रहा होगा आई गेस, तो उसने बोला है कि अगर 0.5496 से कम है ना, 0.496 से कम और 0.508 से ज्यादा, अगर 0.508 से ज्यादा और 0.496 से कम जो है डायमीटर होता है तो वो उसको डिफेक्टिव कंसिडर किया जाएगा। देखो, अदरवाइज द वॉशर्स आर कंसिडर्ड डिफेक्टिव, मतलब कि जो वॉशर्स है उनमें जो मैक्सिमम टॉलरेंस है डायमीटर का, जो डायमीटर की रेंज दे दिया गया है, मतलब कि बेसिकली उसने ये क्या दिया, ये क्या दिया मालूम है, इसने नॉन डिफेक्टिव, मतलब कि जो डिफेक्टिव वॉशर्स नहीं है तो उनकी रेंज दे दिया है, मतलब कि जो डिफेक्टिव वॉशर्स नहीं होंगे वो इस रेंज में होंगे, मतलब कि उनका जो डायमीटर होगा वो इनके दरमियान होगा 0.496 से लेके 0.508, तो इनके बीच में जो डिश वॉशर्स होंगे उनको नॉन डिफेक्टिव कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज उसने ऐसा बोला कि द पर्पस फॉर विच दिस वॉशर्स आर इंटेंडेड allows a maximum tolerance in the diameter of this diameter given है, otherwise the washers are considered defective, मतलब कि इससे कम और इससे ज्यादा होगा तो उनको डिफेक्टिव कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, तो ये जो रेंज है ना ये नॉन डिफेक्टिव की दी गई है कि 0.496 से लेके 0.50 ये 8 होना चाहिए, 0.508 तक रहेगा, तब तक के अपन उसको नॉन डिफेक्टिव कंसिडर करेंगे, वरना हम उसको डिफेक्टिव कंसिडर कर लेंगे अगर इनसे ज्यादा या फिर कम हुआ तो। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वॉशर्स, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, बिकॉज परसेंटेज मतलब प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करने बोला है, डिफेक्टिव वॉशर्स की, रेंज किसकी गिवन है, नॉन डिफेक्टिव की, तो कैसे करेंगे प्रॉब्लम, लेट अस सी, ठीक है, तो उसने बोला कि भाई वही डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वॉशर्स प्रोड्यूस बाय द मशीनरी अज्यूम द डायमीटर, तो ठीक है, तो बेसिकली अपने को गिवन है रेंज नॉन डिफेक्टिव की और फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की, तो लेट अस सी ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं। तो मुझे एन म्यू और सिग्मा मिल गया था, तो आई विल मेक द फॉर्मूला z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 0.502 अपॉन 0.005, ठीक है, चलो। अब यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव की जो रेंज है मैं लिखता हूँ, नॉन डिफेक्टिव रेंज तो है वो है 2 बोला ना, तो 0.496 लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू 0.508, ठीक है, तो इससे छोटा और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनके दरमियान में होना चाहिए।
चलो, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है एक्स की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। तो जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.496 496 माइनस 0.502 अपॉन 0.005 लेस देन इक्वल्स टू, ये z हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.508 माइनस 0.502 अपॉन 0.005। ठीक है, चलो। So, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या आएगा, 0.496 को माइनस 0.502 से करोगे, तो यू मस्ट बी गेटिंग -1.2। ठीक है, आपको -1.2 आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ इसको वापस से। 0.496 माइनस 0.502 डिवाइडेड बाय 0.005। ठीक है, -6.5, दैट इज -1.2, 6/5, सॉरी, लेस देन इक्वल्स टू z विच इज लेस देन इक्वल्स टू, और ये आएगा आपको, ये भी आएगा 1.2। ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलो। तो अपोजिट साइड से तो एरिया जो है ऐड हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ 1.2 प्लस एरिया ऑफ 1.2 हो जाएगा, विच इज समथिंग बट 2 इंटू एरिया ऑफ 1.2। तो एरिया ऑफ 1.2, वी हैव टू लुक एट टेबल। एरिया ऑफ 1.2 is 0.3849। ठीक है, 0.0.0.3849। ठीक है, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 2 तो ये हो जाएगा 0.7698। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 76.98%। ठीक है, अच्छा। तो अपन ने क्या निकाल दिया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव निकाल दिया। बट अपने को तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वॉशेस पूछा था भाई। अब क्या करेंगे, देखो, मैंने आपको बताया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, जो आपकी प्रोबेबिलिटी का सम है वो होता है 1, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 होती है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आ गई, क्या आ गई भाई, 0.7698। और अपने को क्यों निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो पी को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो ये जाएगा 1 - p, तो क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, मतलब अपने को डिफेक्टिव वॉशेस की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, बिकॉज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज 1। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वॉशेस, सो दिस वुड बिकम 1 से माइनस करना है ये प्रोबेबिलिटी को, 0.7698। सो ये हो जाएगी आपकी 0.2302। तो परसेंटेज में पूछा था आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा 23.02%। ठीक है, तो 23 पॉइंट, हाँ, द वॉशर्स आर कितने, डिटरमाइन द पोर्शन, हाँ। तो 23.02% जो वॉशर्स होंगे वो डिफेक्टिव होंगे, जो कि मशीनरी से प्रोड्यूस की जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो अगर आप ऐसे भी करते कि परसेंटेज, मतलब कि ये जो परसेंटेज है उससे भी माइनस कर सकते थे, बट आपको यहाँ पे 1 नहीं यूज करना पड़ता, आपको यूज करना पड़ता 100। तो 100 माइनस 76.98 करते तो आपको मिलता है 23.02%। ठीक है, तो परसेंटेज परसेंटेज सब ट्रैक कर सकते थे। ठीक है, चलेगा नहीं, बस दोनों से आपका सेम ही आंसर आएगा, नंबर से नंबर करो या फिर परसेंटेज से परसेंटेज करो। दिस वाज आस्क्ड इन नवंबर 14 कॉम्स 8 मार्क्स। ठीक है, यही प्रॉब्लम करता है फिर। द मीन yield The mean yield for 1 acre plot is 662 kilos with a standard deviation 32 kilos। ठीक है, मीन के मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के मैंने assuming normal distribution। ठीक है, how many how many 1 acre plots in a batch of 1000 plants बोल दिया, plots would you expect to have yield over 700 kilos, below 650 kilos, and what is the lowest yield of the best 100 plots। अब ये जो है, ये दोनों चीजें तो अपने को पता है कैसे फाइंड करनी है ना, और हाउ मेनी पूछा तो एनपी वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। बट ये क्या है भाई, ये नई चीज आई है, व्हाट इज द लोएस्ट बोल रहा है स्क्वायर में, व्हाट इज द लोएस्ट यील्ड ऑफ द बेस्ट 100 प्लॉट्स। ये कैसे फाइंड करें, ये एक नई चीज है। इसके बाद से जो प्रॉब्लम्स है ना उसमें यही सब आएगा, लोएस्ट और हाईएस्ट। ठीक है, तो ये जो नई ये जो चीज है उसको अपन बाद में देखेंगे, पहले जो अपना स्टैंडर्ड फाइंड करना होता है 700 और 650 वाला, उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सोल्यूशन, हियर म्यू इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू 662 और सिग्मा इज 32। ठीक है, और एन भी गिवन है, एन है 1000। ठीक है, 10,000 गिवन है। तो उसने बोला है कि
एक एक एकड़ प्लॉट का जो एवरेज यील्ड है, मतलब कि जो उसमें फसल कटती है, वो है फसल उगना या फिर फसल काटना, बेसिकली यील्ड वही होता है, फसल अपना हो गई। तो उसमें 662 किलो निकलती है, और स्टैंडर्ड डिविजन ये रहता है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला हाउ मेनी 1 एकड़ प्लॉट इन अ बैच ऑफ 1000 प्लॉट्स। तो मतलब बेसिकली कितने 1 एकड़ के प्लॉट, कितने कितने के बैच में, 1000 प्लॉट्स के बैच में, ठीक है। वो यू एक्सपेक्ट टू हैव यील्ड, मतलब कितने एक एकड़ के प्लॉट में 700 किलो से ज्यादा यील्ड निकलेगा, 650 से कम निकलेगा, और ये जो बोला है व्हाट इज द लोएस्ट यील्ड ऑफ द बेस्ट 100 प्लॉट्स, ये अपने को देखना पड़ेगा। तो ये सब तो ठीक है, आप निकाल सकते हो। सेवन जो है हमारा एक्स जो है ग्रेटर देन 700, लेस देन 650, ये तो निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखेंगे। 10 के बने 1000, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला बना लेते हैं z का। z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। So this would become x minus 662 अपॉन 32। तो पहला ओवर 700 निकाल देते हैं कि कितने 1 एकड़ प्लॉट्स होंगे जिनमें 700 से ज्यादा अपने को यील्ड जो है रीप करने मिलेगा, ओवर 700। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, x इज ग्रेटर देन 700, ठीक है। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z। इसको भी सब्स्टिट्यूट यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 700 माइनस 662 अपॉन 32। सो दिस वुड बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 700 माइनस 662 होता है, कितना होता है 700 माइनस 662 एंड डिवाइडेड बाय 32। तो आपको आएगा 1.1875, ठीक है। बट अपना जो चार्ट है ना, उसमें सिर्फ डेसिमल के बाद दो वैल्यूज तक की टेबल है, मतलब कि 1.25 1.35। तो डेसिमल के बाद सिर्फ दो वैल्यूज, तो यहाँ पर है 1.875, 1.1875। तो ये 1875 को वी कैन राइट एज 19, है कि नहीं। मतलब 1 को ऐसे ही रहने दो, और 875 को वी कैन राइट इट एज 9, ऐसा। या तो ऐसा समझ लो कि डेसिमल के बाद, ये जो डेसिमल के बाद 18, 0.187 है, 1875, उसको अपन ने 0.19 कंसिडर कर लिया, कर सकते हैं ना, बिकॉज ये जो है 5 से बड़ा है, तो चलता है, ठीक है। या फिर उसका नियरेस्ट वैल्यू ले लिया अपन ने, 0.1875 का नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगा 0.19, लेकिन 00। क्या अम्मी? मैंने कुछ भी नहीं किया अम्मी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.19, ठीक है। 1.19, 1.19 था ना, क्या था भाई, मैं भूल ही गया। हाँ, ये 0.1875 का अपन ने 0.19 ले लिया था, उससे पहले 1 पॉइंट था ना। हाँ, 1 पॉइंट था। 1 पॉइंट था क्या? हाँ, 1 पॉइंट था। तो ये हो जाएगा 1.19, ओके। तो ग्रेटर देन है, मतलब कि ये इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.19 लेस देन z विच इज लेस देन इंफिनिटी। तो एरिया ऑफ इंफिनिटी माइनस एरिया ऑफ 1.19। एरिया ऑफ इंफिनिटी भी नो 0.5 होता है, और एरिया ऑफ 1.9 वी हैव टू लुक एट, ठीक है, वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ द टेबल। तो 1.19 लेफ्ट हैंड साइड पे 1.1, और एकदम एक्सट्रीम में 9, ये होगा 0.3830। 0.3830, ठीक है। सो 0.5 को अगर आप 0.3830 से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यू मस्ट बी गेटिंग 0.117, ठीक है। अब यहाँ पे उसने अगेन वो बोला था कि भाई हाउ मेनी 1 एकड़ प्लॉट्स, ठीक है। हाउ मेनी बोल दिया ना, तो आपको क्या करना है, ये तो बस अपना प्रोबेबिलिटी है कि भाई इतनी प्रोबेबिलिटी है कि भाई आपके 1 एकड़ प्लॉट में 700 से ज्यादा केजी का जो है फसल उगेगा, ठीक है। बट कितने प्लॉट्स ऐसे होंगे जिसमें उगेगा, उसके लिए आपको वही अगेन 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोला हाउ मेनी 1 एकड़ प्लॉट्स इन अ बैच ऑफ 1000 प्लॉट्स, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा कि इतने 1 एकड़ के प्लॉट्स है जिनमें हमारा क्या कह सकते हैं, 700 कितना, 700 केजी से ज्यादा यील्ड
जो है अपन रीप करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखना है आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्लॉट्स, सो दिस वुड बी कैपिटल NP, से हो जाएगा 1000 इंटू 0.117, ठीक है। तो दिस वुड बी 117, ठीक है 117 लिख सकते हो बिकॉज वो तो फिर डेसिमल में चलेगा, ठीक है। तो 117 वन एकड़ के ऐसे प्लॉट्स होंगे जिनमें 700 kg से ज्यादा अपने को फसल यील्ड जो है रीप करने मिलेगा, हार्वेस्ट करने मिलेगा, ओके। चलो अभी सेकंड है लेस देन 650 ना, बिलो 650, लेस देन 650। इसको थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, और तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 650, प्रोबेबिलिटी ऑफ z 650 क्या था वही वो 700, ठीक है। 650 माइनस 662 अपॉन 32, ठीक है। सो ये आएगा आपको z इज लेस देन -0.38, ठीक है। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.38 आएगा, -0.38। तो जो है z जो है लेस देन -0.38, तो कितना छोटा हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो दोनों साइन सेम है, तो बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, मतलब एरिया ऑफ इन्फिनिटी माइनस एरिया ऑफ 0.38। तो एरिया ऑफ इन्फिनिटी वी नो 0.5 होता है, एरिया ऑफ 3.8 वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ द टेबल। 0.3 लेफ्ट हैंड साइड में और 8 यहाँ पर 0.1480। So this is 0.1480. So if you subtract 0.5, 0.1840, 1480, so this would be 0.3520, ठीक है। ये आपको 0.3520 देगा, ठीक है। अभी अपने को प्रोबेबिलिटी मिल गई, अपने को एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्लॉट्स नहीं मिले, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्लॉट्स के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000 ऐड किया। 1000 इंटू 0.3520, सो ये हो जाएगा 352। तो 352 ऐसे प्लॉट्स होंगे जिनमें लेस देन 650 kg की अपने को यील्ड मिलेगी, ठीक है, फसल मिलेगी, ठीक है। ना अभी एक नया पार्ट आया यहाँ पे, व्हाट इज द लोएस्ट यील्ड ऑफ द बेस्ट 100 प्लॉट्स। इसको कैसे समझेंगे, मतलब कि ये बोला इसने, बेसिकली ऐसा पूछा इसने कि व्हाट शुड बी द लोएस्ट वैल्यू टू बिकम द बेस्ट। मतलब उसने बेसिकली उसने ये बोला है कि हमने को ऑप्शन करना है कि भाई ये जो 1000 प्लॉट्स है ना, 1000 प्लॉट्स है बने करके, तो मनी करके वही मनी करके 1000 प्लॉट समझ लो, ठीक है। तो उसमें से अपन बेस्ट 100 किसको बोलेंगे, मतलब ये 1000 प्लॉट जो है उनमें से अपन बेस्ट 100 को, 1000 प्लॉट में से बेस्ट 100 किसको बोलेंगे। तो मतलब कोई क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा ना कि भाई इतने, मतलब कि समझ लो 600 या फिर उससे ज्यादा केजी की रीपिंग आती है, तो अपन उसको 10% की कैटेगरी में डाल देंगे, टॉप 10% की कैटेगरी में। मतलब इसको ऐसा समझ सकते हो कि यार हर बंदा पास होने वाला फर्स्ट क्लास नहीं होता है। मतलब समझ सकते हो कि अगर मैं बोलूँ 60% और लेस, 60% और अबव, ठीक है, 60% अबव वालों को मैं फर्स्ट क्लास बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास का अपना जो बार है वो कितना सेट हो गया, 60%। तो 60% और उनके अबव वालों को अपन फर्स्ट क्लास बोलेंगे। 75% और अबव वालों को अपन क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्शन बोल सकते हैं, डिस्टिंक्शन। तो ये बार किसके लिए सेट हो गया, 75% डिस्टिंक्शन के लिए। और फिर अपन बोल देंगे 90% और अबव वालों को मेरिट लिस्टर्स, ठीक है, मेरिट लिस्टर्स। तो बेसिकली वेन एवर यू आर हैविंग 60% और अबव, यू आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट क्लास, ठीक है। और वेन एवर यू आर हैविंग 90% और अबव, आपको मेरिट लिस्टर्स में काउंट किया जाएगा। तो वैसे यहाँ पर भी पूछा है कि आपन जो है बेस्ट 100 प्लॉट्स किसको बोलेंगे, तो अपने को बेसिकली क्या फाइंड करना है, एक बार सेट करना है, मतलब कि अपने को ना एक वैल्यू निकालनी है यील्ड की, कि मतलब 700 kg या फिर उनसे ऊपर आएगा ना, तो अपन उसको जो है टॉप 10% की कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसा। तो लेट अस सी इसको कैसे फाइंड करेंगे।
तो बेसिकली अपने को क्या करना है, हाईएस्ट के लिए लोवेस्ट वैल्यू सेट करना है। हाईएस्ट के लिए लोवेस्ट वैल्यू नहीं समझा भाई? जैसे बताया ना कि अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको लोवेस्ट वैल्यू क्या लानी है, मतलब लोवेस्ट परसेंटेज क्या लाना है आपको, 90%। तो हाईएस्ट मतलब के टॉप का लोएस्ट ये है, टॉप मतलब के जो मेरिट लिस्टर्स है उनका जो लोएस्ट वैल्यू है, तो लोएस्ट सबसे कम अगर 90% आ रहा है तो वो भी मेरिट लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये बार सेट हो गया। ये और इसके ऊपर वाले जो भी होंगे वो मेरिट लिस्टर्स में होंगे। तो ये हाईएस्ट का टॉप का लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये अपने को फाइंड करना है। तो उसने ये भी बोला है व्हाट इज द लोएस्ट यील्ड, लोएस्ट बोल रहा है इसको मैं, व्हाट इज द लोएस्ट यील्ड ऑफ द बेस्ट 100 प्लॉट्स, ठीक है। तो सबसे कम, सबसे छोटी या फिर सबसे जो है कम केजी ऑफ यील्ड क्या होगी टू बी इन दी बेस्ट 100 प्लॉट्स, ठीक है। इतनी यील्ड अपन रीप करेंगे सब कम से कम कि उसको अपन बेस्ट 100 प्लॉट्स में कंसिडर कर देवे, ठीक है ऐसे। तो लेट अस सी इसको कैसे करना है। इसके लिए ना आपको पहले एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, द बेस्ट, क्या पे लिखता हूँ मैं, द बेस्ट, द बेस्ट, द बेस्ट 100 प्लॉट्स, प्लॉट्स, प्लॉट्स आउट ऑफ द टोटल, आउट ऑफ द टोटल, टोटल 1000 प्लॉट्स विल बी इन द टॉप 10%, ठीक है। बिलोंग्स, बिलोंग्स टू द टॉप, टॉप 10% कैटेगरी, टॉप 10% कैटेगरी, ठीक है। तो ये क्या लिखा मैंने बस यही लिखा कि जो बेस्ट 100 प्लॉट्स होंगे टोटल 1000 प्लॉट्स में से, वो टॉप 10% की कैटेगरी में है ना, बिकॉज 1000 का 10% कितना होगा, 100, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये लिखा क्यों, इस बिकॉज अपने को ना इसके बाद एक चार्ट बनाना होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। एक कर्व बनाना होता है, एक चार्ट बनाना होता है, ठीक है। तो चार्ट बना लेता हूँ यहाँ पे मैं। नेक्स्ट टाइम से ना मैं ऑलरेडी बना हुआ यहाँ पे पेस्ट करूंगा, बिकॉज ये बहुत दिक्कत होती है बनाने इसमें, ये नोटबुक में बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ठीक है। ये स्टैटिस्टिशियन ने डिजाइन किया है। ये क्यों डिजाइन किया अभी आगे आपको समझ में आएगा। ये चलो सेंटर में आ गया। और ये जो कर्व है ना, ये आपको आपके टेबल के टॉप पे भी दिखेगा, ये इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो इससे समझ में क्या आ गया, लेटेस्ट सी। इसमें भी कुछ समझ में नहीं आया अभी, अपने को पहले इसमें कुछ काम करना है। पहले कुछ चीजें इसमें जान लेते हैं। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टेल होती है ना, ये नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, और राइट हैंड साइड वाली जो टेल है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, इसको बोलते हैं जेड कर्व। यहाँ पे दे दो, ये जेड कर्व होता है हमारा, मैंने बता दिया अभी, इसको जेड कर्व बोलेंगे। अब जो टॉप 10% कैटेगरी है ना, वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में लाई करेगी। वाई, बिकॉज देखो आपका ना यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी से यहाँ तक के ये 50% होता है, जीरो तक के, ठीक है। फिर जीरो से यहाँ तक के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के बाकी का 50%, मतलब कि जो कर्व है ये सिमेट्रिक होता है। लेफ्ट हैंड साइड में 50%, राइट हैंड साइड में 50%, लेफ्ट हैंड से लेके जीरो तक के 50%, और जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के 50%, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट अब आपको देखना है, जब भी आपको टॉप वर्ड आ जावे ना, तो आपको राइट, राइट टेल से जितना भी परसेंटेज उसको मार्क कर देना है। तो राइट टेल से अपने को 10% मार्क कर देना है। तो यहाँ पे मैं 10% को मार्क कर दूंगा, और इसको मैं एक एक बार सेट कर दूंगा, इसका नाम दे दूंगा Z1, ठीक है। एक मार्किंग कर दूंगा मैं, और इसका नाम दे दूंगा Z1, ठीक है। मैंने अब मार्किंग कर दिया। ये भाई ये 10% कैटेगरी है, यहाँ पे लिख देता हूँ 10%, आपके लिए चाहिए तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 10% कैटेगरी है, और राइट एंड साइड टेल से आपको मार्क करना था भाई, बिकॉज ये टॉप 10% था। अगर बॉटम 10% बोला होता तो आप यहाँ से मार्क करते, टॉप बोलेगा तो राइट एंड साइड से, ठीक है। और भी प्रॉब्लम्स करेंगे इसके, तो अभी तो इतना नहीं समझ में आएगा, बट फिर भी ठीक है, आप समझ लो। ये प्रॉब्लम के लिए कि टॉप 10% था, तो अपन ने राइट हैंड साइड से जो है 10% मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ से नहीं करना है आपको, यहाँ से करना है राइट टेल से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अभी आपको क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पे एक स्टेटमेंट, वी हैव, वी हैव एरिया, वी हैव, वी हैव एरिया, एरिया 0 to Z1, ठीक है। तो मैंने जो मार्किंग किया था ना Z1 से, तो 0 to Z1 का एरिया कितना होगा परसेंटेज में। आप बोलेंगे दानिश भाई कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये पूरा 50% है, और ये जो है 10% कवर कर चुका है। तो जीरो से Z1 कितना होगा, बाकी का 40% ना। ये पूरा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के 50% है, ठीक है।
इतना अपन ने कवर कर लिया है 10%, तो ये 0 to Z1 कितना होगा, सर्टेनली 40%। और 40% को आपको डेसिमल में ट्रांसलेट करना है, तो ये जाएगा 0.4। ठीक है, 0.40 या फिर 4 ना। अब अभी आपको क्या करना है, 40 लिख दो, ठीक है। 40 लिखा होगा नहीं भी तो भी चलेगा, ठीक है, 0.4 लिख दो। अभी आपको क्या करना है, आपको ना टेबल में जाके ये 0.4 को सर्च करना है। सर्च करना है, ये सर्च करना है, अब की बार रीड नहीं करना है। मतलब नहीं समझा मैं, मतलब आपको 0.4 को ढूंढना है यहाँ पे। अरे भाई कैसे ढूंढेंगे, देखो भाई ढूंढो ढूंढो। 0.4, 0.4 भाई ये वाला ले लेने का, नहीं नहीं ये बहुत, ये क्लोजेस्ट नहीं है, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू लेने का। ये भी क्लोज नहीं है, ये भी क्लोज नहीं, ये भी नहीं है। ये ले लूँ क्या? हाँ भाई ये क्लोज है, नहीं नहीं ये वाला लो। वाई? बिकॉज 0.3997 इज मच क्लोजर देन 0.4015। ये ज्यादा ये जो नो दूर है 0.4 से। 0.40 ले लो, चलो 0.40 ले लो, एज कम्पेयर टू दिस 0.3997 इज मच नियरर, है ना। अब आपको क्या करना है, आप उल्टी रीडिंग करना है आपकी बार, मतलब कि 0.3997 का लेफ्ट क्या है, इसका लेफ्ट है 1.2, और टॉप क्या है इसका, टॉप है 0.08, मतलब कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1.28। जैसे हमसे कैसी रीडिंग करना है आपकी, आप आपकी बार आपको उल्टी रीडिंग करनी है, ठीक है। तो 0.40 का वैल्यू आ जाएगा, एरिया, इसका एरिया आ जाएगा फ्रॉम टेबल, आपको लिख देना फ्रॉम टेबल। फ्रॉम टेबल ये Z1 का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा अपने को फ्रॉम टेबल, Z1 इक्वल्स टू 1.28, ठीक है। 1.28 आ गया। तो 1.28 कैसा है समझा, बिकॉज अपन ने उसको रीड किया, सर्च किया, नॉट रीड किया, सर्च किया, तो उसका क्लोजेस्ट आया था 0.3997। उसका लेफ्ट देखना है, उसका टॉप देखना है, ठीक है। अब ये आंसर है क्या, नहीं ये आंसर नहीं है। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब आपको फॉर्मूला लिखना है Z1 का। Z1 का फॉर्मूला क्या होगा, x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो म्यू और सिग्मा सेम होगा, बट यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो जाएगा, ये Z1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। म्यू और सिग्मा तो सेम ही रहेगा, म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो हो जाएगा Z1 इक्वल्स टू, Z1 तो अभी अपन ने निकाल दिया ना, दैट इज 1.28 इक्वल्स टू x1, अभी अपने को फाइंड करना है। x1 एक्चुअली अपना असल आंसर है। म्यू और सिग्मा क्या था भाई, म्यू और सिग्मा था 662 और 62, 662, 662 और 32, सॉरी 62 नहीं था, 32 था। अब आपको क्या करना है, इसको x1 निकालने के लिए 32 को आपको 1.28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर आपका x1 हो जाएगा 1.28 इंटू 32, माइनस, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, बिकॉज वो फिर राइट हैंड साइड में चले जाएगा, प्लस 662। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू मस्ट बी गेटिंग 702.96, विच इज अप्रोक्सीमेटली 703 kg। तो ये क्या है पता है, दिस इज द लोवेस्ट टू गेट इन द टॉप 10%। नहीं समझे, मतलब कि ये लोएस्ट केजी, इसको अगर केजी बोलते हैं, हाँ केजी लिख दिया मैंने। तो मतलब कि 700 केजी और उनसे ज्यादा वाली को अपन टॉप 10% में कंसिडर करेंगे, मतलब कि अपन एक बार सेट कर दिया। तो दिस इज द लोएस्ट वैल्यू टू गेट इन दी टॉप 10%। जैसे मैंने बताया 90% आपका लोएस्ट वैल्यू टू गेट इन दी मेरिट लिस्टर्स, ये आपका लोएस्ट वैल्यू हो गया टू गेट इन दी टॉप 10%, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना होता है, जब भी टॉप और डाउन है तो आपको राइट हैंड साइड से 10% मार्क करना है, बॉटम बोला तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, ऐसा। और ये 50% होता है यहाँ से लेके यहाँ तक के, और बाकी का 50% होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं जेड का। और भी देखेंगे इसको प्रॉब्लम्स, ठीक है, इंशाल्लाह कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, आपको करा दूंगा, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी, इसके बाद जितने भी प्रॉब्लम, मतलब ये और इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम था, मतलब कि इससे पहले वाले प्रॉब्लम का जो लास्ट पार्ट था, तो वैसे ही अभी बाकी प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन द टॉप 15% ऑफ द स्टूडेंट्स appeared will get grade 8, ठीक है। तो मतलब एक एग्जामिनेशन में, ठीक है, एग्जामिनेशन है, उसमें बट ये चार्ट तो बाद में हम दिखा दूंगा। तो एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया, ठीक है। तो उसके जो टॉप 15% हो गए ना, उनको ग्रेड ए मिलेगा। उसके बाद वाइल दी बॉटम 20% विल बी डिक्लेयर्ड फेल। जो बॉटम 20% हो गए, जो बॉटम के 20% होंगे, उनको फेल करार दिया जाएगा, ठीक है। इफ द grades are normally distributed, देखो नॉर्मल वर्ड आ गया, with mean percentage of marks 75, mean given है, and standard deviation 10, determine the lowest percentage of marks to receive grade A and lowest percentage of marks that passes। तो समझते हैं प्रॉब्लम एक्चुअली पूछा गया है, पूछा ये गया है कि उसने तो बता दिया कि टॉप 15% जो है ग्रेड ए मिलेगा, बॉटम 20% जो है फेल हो जाएंगे। उन्होंने बोला है कि लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप फाइंड करो जिससे आपको ग्रेड ए मिले, ठीक है। तो जैसे अगर आप किसी को पता होगा, जो हमारा ग्रेड पॉइंट सिस्टम होता है मुंबई यूनिवर्सिटी का, तो बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आपका
100 मार्क्स का पेपर है, 80, तो 80 या फिर उसके ऊपर आपको ओ मिलता है, ठीक है, ओ, ओ ग्रेड मिलता है। और इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 10 होता है। तो अगर आपको ओ पॉइंट मिला है, मतलब ओ ग्रेड मिला है, तो आपको 10 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अगर ए, ठीक है, अगर आपके पास ए ग्रेड, ओ मतलब, ए मतलब समझ लो एक्सीलेंट, ठीक है। ए आपको कब मिलता है, जब आपका जो मार्क्स है वो 75 से लेके 79.99 के बीच में रहे, ऐसा रहता है। तो आपको फिर ए मिलता है, उसमें आपका पॉइंट रहता है 9। तो बेसिकली यहाँ पे अपन ने देखा 80 और अबव वालों को क्या मिलता है, ओ ग्रेड या फिर 10 पॉइंट। तो उसने वही बोला है कि लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स फाइंड करो जिससे आपको ग्रेड ए मिले। तो यहाँ पे लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, 80, 80 और 80 से ऊपर वाले। तो लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या हो गया, 80 हो गया, ठीक है। तो अपने को वो फाइंड करना है बोला है, ठीक है। अब खैर ये तो 80 नहीं होगा, वो देखेंगे। एंड लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स दैट पासेस, लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स मतलब के, जैसे मैं बोलूँ कि अपना जो, जिनको पता होगा, 80 में से जो है 32 पासिंग होता है। तो ये जो 32 नंबर है ना, ये हमारा लोएस्ट, लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। वे लोएस्ट मार्क्स बोल सकते हैं कि कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, अगर इससे कम आया तो आप जो है फेल हो जाओगे। तो लोएस्ट, कम से कम भी अगर, मतलब कम से कम अगर आप 32 आए ना, तो 32 पे आप पास हो जाओगे, ठीक है, पास हो जाओगे, ठीक है, पास हो जाओगे 32 पे। तो वही बोला ना उसने कि लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स दैट पासेस, तो 32%, मतलब अगर आप 100 में से देखोगे, 100 में तो 40 होगा, बिकॉज 40% पास होता है। अगर 80 का जो 32% निकालो, तो पता नहीं जो भी जितना भी परसेंट होगा, अगर नंबर्स में, मतलब ना मार्क्स में देखेंगे, तो 80 आउट ऑफ 32, जो 32 जो नंबर है वो हमारा लोएस्ट मार्क्स है टू गेट, यू नो, टू पास द एग्जाम, ऐसा। और अगर मैं 100 मार्क्स के टर्म्स की बात करूँ, तो 40, तो 40% आना चाहिए था ना, 40 मार्क्स हमारा जो है, 40% 100 का, दैट इज 40 मार्क्स ओनली। तो 40% आपका जो है लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स है दैट पासेस, ठीक है। तो लेटेस्ट सी इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो जो है चार्ट बनाना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे बनाया है, उसको मैं ट्रैक कर दूँ। तो आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, और चार्ट में एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। सोल्यूशन, सोल्यूशन, ये चार्ट कैसे बना, लेटेस्ट सी। उसने बोला टॉप 15%, जब भी मैंने बोला टॉप वर्ड आ जाए, तो आपको राइट हैंड साइड से जो मार्किंग करना है, राइट टेल से, तो आपने राइट टेल से जो है 15% मार्क कर दिया, ओके। उसके बाद उसने बोला बॉटम 20% विल बी डिक्लेयर्ड फेयर। 20% जो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज बॉटम बोला ना, तो बॉटम मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आने का, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन पे, इन नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 20%, ठीक है। तो अपन ने इसको Z1 दे दिया। अच्छा आप बोलेंगे दानिश इसको Z1 दे दो, कोई मसला नहीं, इसको दे दी Z2, इसको दे दी Z1, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलो, तो अपन ने देखा कि ये Z1 हो गया, अपन ने इसको Z1 से मार्क कर दिया बॉटम वाले को, और टॉप वाले को Z2 से मार्क कर दिया, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट अप बाकी का सॉल्विंग करते हैं। अब ये Z1 जो है आपको मैं बता दूं, ये बॉटम के लिए, ठीक है। अब एरिया अपने को निकालना है 0 to Z1, ठीक है। तो 0 to Z1 कितना एरिया होगा, देखो, ये पूरा जो मैंने बताया था आपको, सिमेट्री होता है, पूरा 100% कवर करता है, लेफ्ट हैंड साइड 50%, राइट हैंड साइड 50%, तो ये 20% कवर कर चुका है। तो 0 to Z1 कितना होगा, 30%। 30% को अगर अपन डेसिमल में ट्रांसलेट करें, तो दिस वुड बी 0.3। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जो है 0.30 ले लो, बिकॉज वो 30 ही आता है, ठीक है। 0.3 ले लो, 30 ले लो, आपकी मर्जी है। तो आपको जो है 0.30 जो है चार्ट में सर्च करना है, ठीक है। 0.30, देखो, क्लोजेस्ट वैल्यू मुझे मिल रही है 0.2995, है कि नहीं। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, ये क्लोजेस्ट है 0.30 के, ठीक है, 0.30 के बोल सकते हैं। तो इसको ले लेता हूँ मैं, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 0.8 है, और टॉप पे है 0.04, तो ये हो जाएगा 0.84, है कि नहीं। तो ये हमारा लिख देना का, यू हैव टू राइट फ्रॉम टेबल Z1 इक्वल्स टू -0.84। वाई -10, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन पे ना, तो जो भी रीजन लेफ्ट हैंड साइड पे फॉल करेंगे, तो इनका एरिया हमेशा नेगेटिव में लेना है, ठीक है। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में फॉल करेंगे, इनको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। मैं पैरेलली इसके लिए भी सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। किसके लिए, अल्लाह वाला करे, एरिया Z2 के लिए, ठीक है। फ्रॉम, इसको थोड़ा सा अच्छा, यहाँ पे एरिया, एरिया 0 to Z2, 0 to
एरिया 0 to Z2 कितना होगा, देखो ये 15% कवर कर चुका है, तो ये बाकी का 35% होगा। और 35% को अगर ट्रांसलेट करें इसमें डेसिमल में, तो दिस वुड बी 0.35। अब यू हैव टू सर्च फॉर 0.35 इन दिस टेबल। तो 0.35, देखो 0.3508 मिल रहा है, विच इज क्लोजेस्ट ना। ये तो ज्यादा हो जाएगा, 15 ज्यादा, ये 8 ही है, ठीक है। तो 1.8, 1.04 एक्चुअली, 1.0 यहाँ पे और 0.04 ऊपर, तो ये है 1.04। तो लिख देने का फ्रॉम टेबल, फ्रॉम टेबल Z2 इक्वल्स टू 1.04। ओके, नेक्स्ट अप आपका Z1 का फॉर्मूला होगा x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। नाउ व्हाट इज Z1? Z1 वी जस्ट फाउंड आउट माइनस 0.84, ठीक है। x1 वी हैव टू फाइंड आउट, जो भी पूछा जाता है ना वो x1 ही रहता है, ठीक है। उसके बाद माइनस म्यू, म्यू गिवन है प्रॉब्लम में, म्यू इज 75, 75 और स्टैंडर्ड डिवीजन इज 10, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपको x1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपका x1 हो जाएगा, मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, x1 हो जाएगा आपका -0.84, -0.84 इंटू 10 और प्लस 75, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको x1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आई एम गेटिंग 66.6, तो ये हमारा गया 66.6, ठीक है। अब Z2 के लिए निकाल लेते हैं, तो Z2 इक्वल्स टू हो जाएगा x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो Z2 है 1.04, x2 वी हैव टू फाइंड आउट, म्यू इज 75 एंड सिग्मा इज 10, ठीक है। सो आप मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट x2, x2 आपको आ जाएगा 85.4, ठीक है। तो ये क्या मिल गया अपने को, अपने को ये परसेंटेज में पूछा है ना, डिटरमाइन द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, बिकॉज सब परसेंटेज में दिया गया था ना। तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। इसको भी परसेंटेज में लिख दो, इसको भी परसेंटेज में लिख दो। तो इससे ही पता चला ये x1, बिकॉज ये अपन बॉटम के लिए सॉल्व करते ना, तो ये Z1 हमारा ये बॉटम के लिए था, जो अपन ने Z1 को जिससे मार्क किया था। तो अपने को ये पता चला कि 66.6% हमारा लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, जिससे बंदे पास हो सकते हैं, ठीक है। और ये लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ग्रेड ए में शुमार होने के लिए, मतलब 85.4, और उससे ऊपर वालों को ग्रेड ए में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 7% items are under 35 and 89% are under 63, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा गया है, और हमारे को x1 और x2 की वैल्यूज गिवन है। कैसे गिवन है, अच्छा इससे पहले ना मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता देता हूँ, कि आपको पता कैसे चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में कब मार्क करना है और राइट हैंड साइड में कब मार्क करना है। जब भी बॉटम, बॉटम अंडर, अंडर या बिलो आ जावे ना, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से जो है मार्किंग करनी है। और टॉप, टॉप या फिर अंडर का हो जाएगा ओवर, और बिलो का हो जाएगा अबाउ, ठीक है। तो ऐसे जब वर्ड्स आएंगे, ठीक है, तो आपको राइट हैंड साइड से मार्किंग करनी है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे उसने बोला, पहले तो मैं यहाँ पे चार्ट बना के दिखा देता हूँ, इससे ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने। उसने बोला 7% आइटम्स आर अंडर 35। अभी जो 35 जो दिया है ना उसने, एक्चुअली ये x1 की वैल्यू दे दिया है। जब उसने ऐसा बोला ना आर, और 89% आर अंडर 63, तो ये हमारे को x2 की वैल्यू दे दिया गया, बिकॉज दिस इज Z2, तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू x63 है। अब की बार अपने को फाइंड करने बोला है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे पहले अपन फाइंड कर रहे थे x1 और x2, बिकॉज वो पूछा था कि भाई क्या मार्क्स होंगे और क्या नहीं होंगे, ठीक है, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको x1 और x2 प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज उसने बोला आर 7%, अब आइटम्स आर अंडर, इससे पहले अपन फाइंड कर रहे थे कितने होंगे, कितने आर मतलब कितने आर, वही मतलब हाउ मच आइटम्स वुड बी इन अंडर 7%, ऐसा पूछ रहे, मतलब ऐसा फाइंड करते हैं इससे पहले। अभी तो उसमें सीधा दे दिया गया है। तो मतलब जब भी दे दिया जाएगा ना, तो आपको समझ जाना
आपको समझना है कि ये x1 और x2 की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा x1 हो जाएगा बिकॉज ये z1 के लिए 35, और ये हमारा x2 हो जाएगा 63 बिकॉज ये z2 के लिए। और फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें आपको x1 x2 प्रोवाइड किया जाए और परसेंटेज प्रोवाइड किया जाए, और आपको मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले मार्किंग करेंगे, ठीक है। 7% बोला है अंडर, ठीक है। अंडर के लिए अपन लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे बिकॉज अंडर लेफ्ट हैंड साइड से आता है, और यहाँ पे 7% अपन ने मार्क कर दिया, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे Z1 से मार्किंग कर दी और उसके ऊपर लिख दिया उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू दैट इज x1, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने देखा 7% आइटम्स आर अंडर 35 एंड 89% आर अंडर 63। तो 89% आर अंडर 63 कहाँ से मार्क करेंगे, यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे? तो 89% आर अंडर बोला है ना, तो अंडर वापस से आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम से। तो आपको यहाँ से इधर तक ट्रैवल करना है, तो ये 50% हो जाएगा, और बाकी का 39% आप यहाँ पे कवर करोगे राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर, मतलब के चार्ट में, ठीक है, ऐसा। तो आपको यहीं से एक्सट्रीम से मार्किंग करनी होती है, ना कि यहाँ से इधर से मार्किंग करना, नॉट ईयर, ठीक है। तो 89% आप यहाँ से मार्क करोगे, ठीक है। तो यहाँ इधर से लेके फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू जीरो 50 होगा, और 50 से बाद का जो भी 39% यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऐसा। तो मतलब ये दोनों रीजन में होल्ड करेगा, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के भी। और ये Z2 होगा, और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू 63 है ना, तो ये हमारा x2 हो जाएगा, ठीक है, चलो। तो डेटास लिखते हैं और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अस सी। पहले अपने को Z1 और Z2 निकाल देना। आप बोलेंगे तानी भाई Z1 और Z2 तो दिया है, नहीं नहीं, कभी भी आपको प्रॉब्लम में Z1 और Z2 नहीं दिया जाएगा। x1 x2 दे सकते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दे सकते हैं, ऐसा। कभी भी Z1 और Z2 नहीं देंगे। जब आपको मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन देंगे तो आपको फाइंड करना पड़ेगा x1 x2, जब नहीं देंगे तो आपको फाइंड करना पड़ेगा मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन बेसिकली, और उसमें फिर आपको x1 x2 दिया जाएगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड एरिया, एरिया 0 टू Z1 इक्वल्स टू, ठीक है, तो कितना होगा 0 टू Z1 का? देखो ये पूरा 50% होता है, और ये 7% कवर करा है, तो यहाँ तक के कितना होगा 50% माइनस 7%, 43%, दैट इज 0.43, ठीक है। तो वी हैव टू सर्च 0.43, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम टेबल, एंड आई एम श्योर ये नेगेटिव में आएगा बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन पर। तो वी हैव टू सर्च 0.43 इन द टेबल, ठीक है, 0.43। देखो ये क्लोजेस्ट 0.4306, तो ये 1.4 लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप पे 0.08, मतलब कि 1.48, ठीक है। So ये होगा -1.48, ठीक है, चलो। फिर अब क्या करेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे Z1 का। Z1 का फॉर्मूला होता है x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ओके। Z1 वी जस्ट फाउंड आउट -1.48, x1 वी नो 35, ठीक है। म्यू और सिग्मा दिस टाइम वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, चलो। अब Z2 के लिए भी कर लेते, ठीक है, फ्रॉम 0 टू Z2। 0 टू Z2 क्या होगा, बिकॉज देखो अपन ने यहाँ से लेके यहाँ तक के 50% कवर करा था, और बाकी का 39, बिकॉज ये टोटल 89 था ना, 89%, तो ये 39% होगा। तो हमारा 0 टू Z2 39% होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 39%, दैट इज 0.39। तो आपको लिखना है फ्रॉम टेबल, फ्रॉम के लिखना है एरिया, ठीक है, यहाँ पे भी एरिया फ्रॉम टेबल। तो ये तो पॉजिटिव आएगा बिकॉज ये राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन पे है ना, फ्रॉम टेबल Z2 इक्वल्स टू, बिकॉज ये राइट हैंड साइड पे शुरू कहाँ से हुआ वो नहीं देखना है, मतलब कि अंडर है तो फिर नेगेटिव है, नहीं नहीं, कहाँ पे एंड हो रहा है वो देखने का, तो यहाँ पे एंड हो रहा है ना, 0.39 देखना है अपने को, 39। देखो 0.3907 है ना, ये ज्यादा क्लोज है, 1.23। सो Z2 का वैल्यू आ गया 1.23। फॉर्मूला बना लेते हैं Z2 इक्वल्स टू x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो Z2 इज 1.23, x2, x2 क्या है, x2 इज 63, 63 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, वी हैव टू मेक टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, सिग्मा को मल्टीप्लाई करना लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा -1.48 सिग्मा, और म्यू को आपको राइट हैंड साइड ले लेना है, तो ये हो जाएगा प्लस म्यू इक्वल्स टू 35, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको सेम हरकत करनी है, ये हो जाएगा 1.23 सिग्मा प्लस म्यू इक्वल्स टू 63, ठीक है। तो उसको अपने को कैसे इंपुट करना है, ठीक है। ये आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो, उसका इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है।
लिख दो यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली तो कैसे पुट करेंगे, देखो इसको x समझो और इसको y समझो। तो जो भी x और y की वैल्यू रहेगी, मतलब x का ये कोएफिशिएंट हो गया और ये y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और आपका जो c है ये 35। बट कैल्सी में आपका ऐसा रहता है फॉर्मेट, मतलब कैल्सी में तो इस तरीके से होता है, एक सेकेंड ना, फिफ्थ और टू इक्वेशन है ना। हाँ, तो कैल्सी में भी इसी तरीके से होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी। तो आपका एक्स का कोएफिशिएंट हो जाएगा -1.48, फिर वाई का हो जाएगा 1 और सी आपका हो जाएगा 35 पहले इक्वेशन में, और दूसरे इक्वेशन में भी आप उसके इसी हिसाब से कर सकते हैं। तो अब इनको सॉल्व करोगे ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का अपने कैल्सी में, तो यू विल बी गेटिंग सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा। पहले तो अपन, हाँ सिग्मा नहीं मिलेगा अपने को बिकॉज एक्स इज सिग्मा, सिग्मा मिलेगा पहले। सिग्मा आपको मिलेगा 10.33 एंड म्यू यू मस्ट बी गेटिंग 50.29, ठीक है। इसलिए ये आपको फाइंड करना है। तो ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना है, वर्ड से डायग्राम बनाना है, अंडर बिलो अबव टॉप ये सब आपको देखना है और उसके हिसाब से डायग्राम बनाना है। Z1 और Z2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। आपको जो दिया जाएगा ना वो दिया जाएगा x1 और x2, ठीक है, और मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने बोलेगा। Z1 और Z2 आपको हमेशा फाइंड करना ही रहेगा, ठीक है, हमेशा। x1 और x2 दिया जाता है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड deviation of normal distribution of marks in an exam where 58% of the candidates obtain marks below 74, 4% got above 80 and rest between 75 and 80। तो लेटेस्ट इसको कैसे प्लॉट करेंगे, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। रीड करते करते अपन बना देते। 58% ऑफ द कैंडिडेट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो। तो बिलो आया तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड से मार्किंग शुरू करनी है, ठीक है, कि हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो 58%, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के 50% होगा और बाकी का 8% जो है राइट हैंड साइड ऑफ द ग्राफ में लाई करेगा, ठीक है, या फिर चार्ट में। तो ये हमारा हो गया, इसको लिख देते हैं सेट Z1, ठीक है, इसको Z1 दे दो, ये Z1 है और ये हमारा x1 का वैल्यू 75, ठीक है, ऐसा होगा। उसके बाद नेक्स्ट अप एंड 4% गॉट अबव 80। अबव बोला तो आपको राइट टेल से मार्क करना है, यहाँ से नहीं करना है, राइट टेल से, एकदम एक्सट्रीम राइट टेल से मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट टेल से किए तो यहाँ पे राइट टेल से, बिकॉज अबव आ गया। तो यहाँ पे आपको 4% मार्क कर देना है, ठीक है। 4% ये आपका Z2 हो जाएगा और Z2 का करस्पॉन्डिंग X2 क्या है 80, तो यहाँ पे 80 लिख दो, ठीक है। ऑल तो यहाँ पे नीचे लिखा गया है बट आपको ऊपर लिख देना है, ठीक है, ऐसा। तो ये Z2 हो गया, ये 80 हो गया, ये Z1 हो गया, ये X1 हो गया, ठीक है। चलो और क्या बोला है, एंड द रेस्ट बिटवीन 75 एंड 80, और बाकी के जो मार्क्स थे वो 75 80। तो खैर अपन तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं, अपन तो ये 75 और 80 में इंटरेस्टेड है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं उसको। पहले एरिया 02 Z1 कैलकुलेट कर दे। तो जेड वन जो है यहाँ तक है, ठीक है। तो अपने को पता है पूरा 58% है, एंड जो बाकी का 8% था इधर से लेके 50%, बाकी का 8% ये राइट साइड ऑफ द चार्ट में लाइट ना आया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के 8% हो जाएगा। तो 02 यहाँ पे मैं जीरो ले दे, 02 हमारा Z1 हो जाएगा 8%, ठीक है। तो 8% को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.08, ठीक है। तो वी हैव टू सर्च फॉर 0.08 इन द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं फॉर फ्रॉम टेबल Z1 इक्वल्स टू। अब आपको इसको नेगेटिव नहीं लिखना है बिकॉज ये राइट हैंड साइड में लाई किया है, ठीक है। तो ऑल दो स्टार्ट हुआ था लेफ्ट हैंड साइड से, फिनिश कहाँ हो रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। तो वी हैव टू सर्च 0.08, 0.08। 0.0793 इज क्लोजर देन 0.0832, तो ये ज्यादा करीब दिख रहा है मुझे, तो 0.2, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0.2। फिर फॉर्मूला बना लेना है आपको, x1 इक्वल्स टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो Z1 we just found out 0.2, x1 we had 75, ठीक है, बिकॉज ये उसने ऐसे बोला ना 58%,
मार्क्स बिलो 75, तो ये 75 हमारा एक्स1 है, ठीक है। 75 बी और सिग्मा फाइंड करना है, ठीक है। एक इक्वेशन बना लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस म्यू, ये हो जाएगा 75, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। करस्पॉन्डिंग अपन Z2 के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। एरिया 0 to Z2 इक्वल्स टू, ठीक है। चलो, Z2 जो है यहाँ से यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है, और अपने को यहाँ से देखना है सर तक के जो भी परसेंटेज हो रहा है। तो देखो, ये 4% है, ठीक है, इतने 4% लिया है, और पूरा 50% होता है। तो 50 में से 4 को माइनस, आप बोलेंगे दानिश भाई ये इसका क्या करेंगे, अब ये भी तो है उसमें 50%। अरे चलेगा, कोई मसला नहीं है, अब इसको भूल जाओ। अभी अपन इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, Z2 के लिए, तो आपको इसको नहीं देखना है कि ये लाई कर रहा है कि खाली है, कुछ नहीं देखना है आपको। आप जिसके लिए सॉल्व कर रहे हो बस उसी को ध्यान में रखो। तो ये 4% है, और पूरा होता है 50%। तो 0 to Z2 जो है 46% हो जाएगा, ठीक है। और 46% को अपन डेसिमल मिल सकते हैं 0.46, ठीक है। 0.46 फ्रॉम टेबल यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू सर्च फॉर 0.46, ठीक है। 0.4599 बहुत ज्यादा क्लोजर है, ठीक है, मतलब अब ऑलमोस्ट ये जो है एग्जैक्ट है, ठीक है। 1.75, 1.75, दिस इज 1.75। तो Z2 का फॉर्मूला बना लेते हैं, x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। Z2 इज 1.75, x2 इज x2 इज 80, ठीक है, 80 है। म्यू एंड सिग्मा वी हैव टू फाइंड आउट। एक इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.75 सिग्मा प्लस म्यू इक्वल्स टू 80, ठीक है। चलो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो आपको लिख देना है सॉल्विंग द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। अपने से मेहनत नहीं होती है रे, इसलिए अपने से मेहनत नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया। तो आपको मिलेगा सिग्मा और म्यू का वैल्यू, तो आपको सिग्मा मिलेगा, आप कोएफिशिएंट्स को कैलसी में पुट करना, ठीक है। आपको सिग्मा मिलेगा, सिग्मा बॉय मिलेगा 3.22, और म्यू जो है म्यू म्यू मिलेगा 74.35, ठीक है। ये आपको दो वैल्यूज मिलेगी। तो बेसिकली वही आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, वर्ड्स का ख्याल रखना है, अबाव बिलो टॉप और ये ना, ठीक है। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसके जैसा, ठीक है। इसने बोला है ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ men 5% आर अंडर 60 इंचेस ऑफ हाइट एंड 40% आर बिटवीन 60 एंड 65, अज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो लेट अस सी इसका डायग्राम कैसे बनेगा। मैं चाहता हूँ आप पॉज करके ये वीडियो, आप खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश करो, और Z1 और Z2 का वैल्यू निकालो, और बाकी भी प्रॉब्लम करो, ठीक है। तो क्या मैंने यहाँ पे इसको complete कर, चलो, देखो उसने बोला था 5% आर अंडर, अंडर मतलब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये 5% हो गया, ये हमारा 5% है, ठीक है। 5% है, तो उसको मैंने Z1 से मार्क कर दिया, और ये 60 हमारा x1 है, ठीक है। आर अंडर 60 इंचेस, ठीक है। कोई यूनिट नहीं देखना, बस वैल्यू देखना है, फाइट। एंड 40% आर बिटवीन, ठीक है। आर, अच्छा यहाँ पे भाई ये राइट हैंड साइड से है कि लेफ्ट हैंड साइड से है, आपको कंटिन्यूएशन देखना है। उसने क्या बोला, ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ मैन 5% आर अंडर एंड, तो ये अंडर की बात ही चल रही है, नहीं समझ रहे मेरी बात को, ये अंडर की बात ही चल रही है, इसमें अलग से कोई बिलो या फिर टॉप या फिर अबव का वर्ड नहीं आया, ये अंडर की बात ही चल रही है। आर अंडर 60 इंचेस एंड आर अंडर 40%, समझ रहे मेरी बात को। तो ये आर अंडर एंड आ गया ना, तो अंडर मतलब एंड जो है अंडर के रिस्पेक्ट में ही बोला जा रहा है। तो आर अंडर 60 इंचेस एंड आर अंडर 40%, ठीक है। चलो, तो 40% आर अंडर बिटवीन एंड 40% आर बिटवीन 60 एंड 65 इंचेस। तो 40% कैसे मार्क करेंगे, लेट अस सी। अंडर बोला है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये 10% छूट जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन ने Z2 से मार्क कर दिया, और ये हो जाएगा 65। अरे भाई 65 कैसे होगा, ये तो 60 एंड 65 है। अरे देखो उसने क्या बोला, 40% आर बिटवीन 60 एंड 65। 60 कहाँ पे था, 60 यहाँ पे था, तो 60 एंड 65 कहाँ पे होगा, इनके बीच में ना। अरे है कि नहीं भाई, 40% जो है 60 और 65 के बीच में है, तो 60 ये हो गया हमारा, तो 65 यही होगा ना हमेशा कंफर्म। अगर 65 ये नहीं हुआ, तो भाई 65 को कहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे। नहीं भी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो नहीं मार्क कर सकते, यहाँ पे मार्क करे तो मसला हो जाएगा। तो ये जो है लेस परसेंटेज हो जाएगा, अपने को तो 40% चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसा।
तो 65 यहाँ पर आएगा। ठीक है, आपको जो फाइनल वैल्यू देखनी है। ठीक है, देखो 60 तो उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मतलब ने एक कॉम्प्रोमाइज हो रहा इसने यूज कर लिया 0 ने। ठीक है, तो और वैसे भी समझ में आता है कि 60 एंड 65 के बीच में 40% है, तो 40% एक्चुअली 60 एंड 65 के बीच में ही है। देखो ये 60 और ये 65, इनके बीच में कितना है, 40% है ना। और फाइट 40% आर बिटवीन 60 एंड 65। बट दानी पास Z2 किसकी वैल्यू होगी, इस मतलब Z2 की कौन सी वैल्यू लेंगे, 60 लेंगे, 65 लेंगे, या फिर उनका एवरेज करेंगे, नहीं, जो टॉप पे है ना वही लेंगे। तो टॉप पे क्या है आपका 65 है ना, तो आपको 65 लेना, नॉट 62.5 या फिर एवरेज करके। ठीक है, तो ये हमारा Z1 का वैल्यू होगा और ये Z2 का वैल्यू होगा। तो जब ये ऐसा इन बिटवीन आवे तो समझ जाना कि आखिर की वैल्यू लेनी है आपको। ठीक है, 60 तो उसके लिए ऑक्यूपाई हो गया, और Z2 कहाँ पे लाई करेगा, 65 पे। ठीक है, एंड होगा। ठीक है, तो वो लेना आप। एरिया 0 to Z1। सो 0 to Z1 कितना होगा, देखो ये 5% है यहाँ तक के। तो ये 0 to Z1 कितना हो जाएगा, इसको मत देखो। 0 to Z1 कितना हो जाएगा, 40%। 45% को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.45। आपको लिखना फ्रॉम टेबल Z1 इक्वल्स टू 0.4। देखो 0.505, 0.4495 भी सेम ही है ऑलमोस्ट। हाँ ऑलमोस्ट कैसे दोनों सेम ही है। तो देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है मालूम है, यहाँ पे ना दोनों वैल्यूज एकदम ही यू नो एग्जैक्ट है। 0.4495 में भी उतना ही डिफरेंस है, और 0.505 में भी उतना ही डिफरेंस है, 0.5 का। ठीक है, ये 0.5 लेस है 0.5 से, मतलब 0.45 से, और ये 0.5 जो है ज्यादा है। तो कौन सी वैल्यू ले, ये वैल्यू लेवे कि ये वैल्यू, आपकी मर्जी है। आप 1.6, क्या ये 1.64 भी ले सकते हो, या फिर 1.65 भी ले सकते हो। बट अपन क्या करेंगे, अपन दोनों का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपना एवरेज ले लेंगे। ठीक है, अपन लिखेंगे 1.64 प्लस 1.65 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1.645। ठीक है, और नेगेटिव साइन बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन पे। ठीक है, ये हो गया, तो अपन ने एवरेज ले लिया। आपकी मर्जी, अगर आपने 1.64 लेकर भी सॉल्व किया होता तो भी कोई इशू नहीं था। ठीक है, बस आपको नेगेटिव लेना पड़ता बिकॉज वो अपन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर है। अब लेकिन बताइए, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं आए, नेगेटिव अगर ले भी लिए ना तो कोई मसला नहीं होगा। तो भी यही आंसर होगा, मतलब यहाँ एवरेज निकालने के टाइम ही ले रहा था बस मैं। चलो ले लो, आप नेगेटिव ले लो, नेगेटिव, तो भी यही आंसर आएगा बिकॉज वो अगर ऐड ही हो जाएंगे, तो ऐड होने के बाद वो कुछ ऐसा टर्म बनेगा, कुछ मैं कर देता हूँ आपके लिए। -1.64, -1.65। ठीक है, -3.29 डिवाइडेड बाई 2। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा कि आप नेगेटिव ले लो। ठीक है, चलिए, बिकॉज लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन में था ना ऐसा। सो Z1 आ गया अपने को -1.645। फॉर्मूला बना लेते हैं Z1 का, x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। Z1 वी जस्ट फाउंड आउट -1.645, और x1 क्या है, x1 is 60, म्यू और सिग्मा वी हैव टू फाइंड आउट। सिग्मा को मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट एन इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर Z2 एरिया 0 to Z2 इक्वल्स टू, चलो एरिया 0 to Z2 कितना होगा, ये Z2 है, और ये पूरा 50% होता है। और इसने कितना कॉम्प्रोमाइज किया था, देखो कहाँ पे, ये पाँच, इसने 5% कर लिया था, उसने 40% कर लिया था। तो यहाँ 0 to Z2 कितना बच गया, सिर्फ 10%, 10% हो रहा हूँ, 5% बच गया सिर्फ। अरे है कि नहीं भाई, अगर सिर्फ आप इसकी बात करें 0 to Z2 की, तो ये सर्टेनली 5% ही होगा ना, बिकॉज इतना क्या बोल सकते हैं इसको, ये शेडेड रीजन जो है वो 45% कवर कर रहा है। ठीक है, अरे नहीं समझ रहे मेरी बात को, ये पूरा शेड रीजन जो है वो 45% कवर कर रहा है ना। तो इतना कितना रीजन होगा, ये वाला खाली वाला सर्टेनली 5% होगा। ठीक है, 0 to Z2 हो जाएगा 0.5, 0.5 5% हो जाएगा 0.05। ठीक है, तो you have to search for 0.05, लिखना है आपको फ्रॉम टेबल Z2 इक्वल्स टू। ठीक है, अगेन ये नेगेटिव में आएगा बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन, 0.05
ये देखो 0.0517, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट नहीं, 0.13, ठीक है, 1 पॉइंट नहीं, 0.13, ठीक है, नेगेटिव में रहेगा ऑफ कोर्स। सही हो जाएगा, -0.13। तो हमेशा आपको याद रखना है। सो यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर दिस 0 टू, जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे Z2 था ना, तो उतना ही आपको रीजन देखना है, बिकॉज ये पूरा शेड रीजन 45% था, तो ये Z2 सर्टेनली 5% होगा, है कि नहीं? 50 में से क्या बोलते हैं इसको, 45% को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5% बचेगा, ठीक है? वैसे यहाँ पर भी देख लो, ये 0 टू लेके Z2, 0 टू Z2, तो 0 टू Z2 कितना होगा, बिकॉज ये 4% है ना Z2 के बाद, तो ये 46% होगा, ऐसा आपको देखना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा -0.13। फिर आपको Z2 का फॉर्मूला बनाना है, x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है? ये हो जाएगा -0.13, x2 इज 65, ठीक है? 65 है इसका करस्पॉन्डिंग 65 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है? तो बिटवीन वाला वैल्यू नहीं लेना है, ये आपको देखना है कि भाई 60 एंड 65 के बीच में 40% है, तो 65 हमारा कहाँ पे एंड हो रहा है, Z2 पे एंड हो रहा है, तो Z2 का जो भी टॉप वैल्यू होता है वही आपका x2 का वैल्यू होता है, ठीक है? तो उसको मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 0.13 सिग्मा प्लस म्यू इक्वल्स टू 65, ठीक है? दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। मैं आपको, सो you'll get सिग्मा एज 3.3 और म्यू आपको मिलेगा 65.42, ठीक है? तो इसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम को ऐसा मसला नहीं है। चलो, in a large institution 2.2% employees receive income below रुपीज 4,500, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा। 50.87% एम्प्लॉयज रिसीव इनकम अबव रुपीज 7,500, ठीक है? तो ये राइट हैंड साइड में, अज्यूमिंग द इनकम टू बी नॉर्मल, ठीक है? फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और मैं टेबल बना लेता हूँ उसका, टेबल बोल दिया यार मैंने, चार्ट, ठीक है? देखो, 2.28% एम्प्लॉयज रिसीव इनकम बिलो, तो बिलो मतलब के लेफ्ट हैंड साइड, बिलो 2.28% कितना, 4,500, तो हमारा ये Z1 का करस्पॉन्डिंग X1 वैल्यू हो गया, ओके? नेक्स्ट अप, 50.87 एम्प्लॉइज रिसीव इनकम अबव रुपीज, अबव आ गया तो आपको राइट हैंड साइड से मार्क करना है, तो ये 15.87% हो जाएगा, और Z2 का वैल्यू मतलब कि Z2 का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है X2, दैट इज 7,500 हो जाएगा, ठीक है? चलो, इसको सॉल्व कर, तो यहाँ पे लिखना है आपको एरिया, तो कुछ है नहीं, मतलब कि मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, इतना ईजी है, समझ रहे हो मेरी बात को? एरिया 0 टू Z1 इक्वल्स टू 0 टू Z1 कितना होगा, देखो पूरा 50% होता है, 50% में से आप 2.28% माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? या तो फिर आप ऐसे देख सकते हो ना, किसने 2.28% कवर कर लिया, तो बाकी का कितना होगा, तो वही 50% से माइनस कर दो, तो ये होगा 50% से माइनस करेगा तो 47.72%, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये हो जाएगा 0.4772, ठीक है? तो आपको लिखना है फ्रॉम टेबल Z1 इक्वल्स टू 0.4772 फाइंड करना है ना आपको, ये नेगेटिव रहेगा। अरे क्या बात है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, 2.0, तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है? Z1 का फॉर्मूला वुड बी x1 x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है? तो Z1 इज -2, x1 इज 4,500 minus mu and sigma we have to find out. So this would be -2 sigma plus mu equals to 4,500. This is equation number 1. Okay, now we have to do same for Z2. Area 0 to Z2. चलो, इतना रीजन ने ऑक्यूपाई किया 50.87%, तो बाकी का रीजन फाइंड करने के लिए 50 से माइनस करो तो आपको बाकी का रीजन मिल जाएगा, ठीक है? सो ये कुछ हो रहा है आपका
34.13%, तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करे तो ये हो जाएगा 0.3413, ठीक है। तो आपको लिखना है फ्रॉम टेबल Z2 इक्वल्स टू 0.3413 देखना है ना। 3 क्या बात है, एकदम एग्जैक्ट मिल रहा है 1। तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, बिकॉज ये राइट हैंड साइड में तो +1, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो -2। Z2 का फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। Z2 इज 1, x2 इज 7500 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। So ये हो जाएगा सिग्मा प्लस म्यू इक्वल्स टू 7500। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। तो आपको लिखना है सॉल्विंग द इक्वेशन। सो आपको दो वैल्यूज मिलेगी, एक मिलेगी सिग्मा की मिलेगी 1000, और 1000, और म्यू की मिलेगी आपको 6500, ठीक है। चलो, एक लास्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर खत्म हो जाएगा वेरिएशंस, ठीक है। अब ऐसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को वैसे डील करते हैं, लेट अस सी। इसने बोला है इफ x1 एंड x2 आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स विच मींस 30 एंड 25, ठीक है, एंड वेरिएंस है 16 एंड एक मिनट, 16 एंड 12 होना चाहिए था। अच्छा, उसने ऐसा दे दिया, वेरिएंस है 16 एंड 12, ऐसा होना चाहिए। ये वेरिएंस है 16 एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, वेरिएंस है 16 एंड 12, ठीक है। एक का वेरिएंस 16 है और दूसरे का एंड 12, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। एंड इफ y इक्वल्स टू 3x1 माइनस 2x2, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू 60 एंड लेस देन इक्वल्स टू 80, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो लेट अस सी इसको कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो एक बात समझनी है, आपको इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ y फाइंड करने बोला है, ठीक है। और एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, कभी भी जो दो डेटा दे दिया जावे ना, जैसे मीन और वेरिएंस, तो समझ जाना वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला था, और समझ जाना आपको कंफर्म लास्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। बिकॉज प्रोबेबिलिटी के अलावा कोई चैप्टर है ही नहीं जिसमें आप कंफ्यूज हो पाओगे, ठीक है, ऐसा तो समझ जाना कि इसका ही प्रॉब्लम, और रेंज भी दे दिया जाएगा आपको। चलो, नेक्स्ट अप, तो आपको मैं बता रहा था कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है y की, और आपको यहाँ पे जो मीन्स और वेरिएंस गिवन है ना, वो x1 और x2 के गिवन है। और हमारा जो फॉर्मूला होता था ना, वो होता था z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। फिर हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, फॉर एग्जांपल 2x और 3, ठीक है, फिर ये जो x का वैल्यू था उस यहाँ पर पुट करते थे, फिर यहाँ पे पुट करते थे, फिर जो भी आता था उसका एरिया निकालते थे। बट यहाँ पे तो भाई y का पूछा है, तो अपने को y के लिए फॉर्मूला बनाना है, मतलब कि वी हैव टू मेक फॉर्मूला फॉर z इक्वल्स टू y माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो ठीक है, बना लो ना भाई, नहीं बना लो नहीं, अपने को जो म्यू और सिग्मा है ना, वो भी वाई का चाहिए रहेगा फिर, वाई के रिस्पेक्ट में। ये जो म्यू और सिग्मा है, मतलब कि म्यू तो हमारा मीन हो गया, और सिग्मा तो नहीं है ये, बट सिग्मा स्क्वायर, बिकॉज वेरियंस जो है सिग्मा स्क्वायर होता है, और उसको सिग्मा बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एनीवेज, तो ये अपने को किसका दिया गया, x1 और x2 का। अपने को निकालना है y का, ठीक है। तो पहले y का अपन म्यू और सिग्मा निकालेंगे, और उसके बाद फिर फॉर्मूला बनाएंगे, एंड फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आपको टाइमलाइन समझना है प्रॉब्लम की, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे जो डेटा है वो लिख देता हूँ, ठीक है। उसने बोला है मीन ऑफ x1, तो एक्सपेक्टेशन लिख देता हूँ, बिकॉज मीन को जो है अपन एक्सपेक्टेशन से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। नॉट वाई आई एम नॉट राइटिंग म्यू, ठीक है, म्यू क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो, ई ऑफ x1 इज 30, एंड उसके बाद v ऑफ x1 वेरिएंस भी गिवन है इसका, वेरिएंस इज 16, ठीक है। नेक्स्ट अप, ई ऑफ x2 इज एक्सपेक्टेशन है 25, और वेरिएंस है 12, ठीक है। v ऑफ x2 इज 12। अब अपने को एक कंपाउंड वेरिएबल गिवन है, दैट इज y, एंड y इज मेड अप ऑफ 3x1 माइनस 2x2। तो y का अपने को म्यू और सिग्मा निकालना है, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड डिवीजन। तो कैसे निकालेंगे, अपन निकालेंगे लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, लॉ ऑफ वेरिएंस से, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन और लॉ ऑफ वेरिएंस क्या होता है, आपको पहले एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट द इक्वेशन ई से मल्टीप्लाई कर दो एक्सपेक्टेशन से, तो ये हो जाएगा ई ऑफ y, ये हो जाएगा 3 ई ऑफ x1, है ना। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन अगर आपको याद होगा तो x2 है कि नहीं, मैंने बताया था आपको, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल, खैर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इससे पहले ही बता दिया था, ठीक है। वो वापस से बताने जाऊंगा तो मसला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ई ऑफ फाइव मिल जाएगा, ई ऑफ 3 इंटू ई ऑफ x1 माइनस 2 इंटू ई ऑफ x2, ठीक है ना। 3 इंटू ई ऑफ x1 इज 30, एंड ई ऑफ x2 इज 25,
तो 90 - 50 तो ये 40 हो जाएगा। तो अपने को ई ऑफ वाई मिल गया, मतलब के म्यू मिल गया। किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वी गॉट म्यू फॉर वाई। तो अब आपको म्यू लिख देना, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले म्यू नहीं लिख रहा था, मैं ई ऑफ एक्स वन लिख रहा था, बिकॉज इसमें अपने को लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन और लॉ ऑफ वेरियंस का यूज करना है, ठीक है, इस्तेमाल करना है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वेरियंस। तो वेरियंस ऑफ वाई क्या होगा? वेरियंस ऑफ वाई हो जाएगा थ्री स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स वन प्लस -2 इंटू वेरियंस ऑफ एक्स टू, ठीक है, इसका भी स्क्वायर। अरे भाई एक नहीं समझ में आ रहा है, बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या होता है? लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी 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 एक्स टू, ठीक है, ये है आपके पास। तो आपको अगर इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है तो ई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई वाई। कोइफिशिएंट जो है बाहर रहेगा, एक्सपेक्टेशन होगा वेरिएबल का, ठीक है। और यहाँ पर भी बी बाहर रहेगा, एक्सपेक्टेशन होगा वेरिएबल का, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है। बट लॉ ऑफ वेरियंस जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लॉ ऑफ वेरियंस में अपन क्या करते हैं? लॉ ऑफ वेरियंस में अपन ये करेंगे, अगर अपने को सेम y का निकालना है तो अपन लिखेंगे v ऑफ y इक्वल्स टू, अभी जो कोइफिशिएंट है इनका स्क्वायर करेंगे, तो इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स वन, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स टू। अच्छा, अगर यहाँ पे होता एरिया ऑफ, मतलब एरिया बोलना, ए ऑफ एक्स वन माइनस बी ऑफ एक्स टू, तो यहाँ पे वेरियंस पता है कैसे निकालता है? ए स्क्वायर वी ऑफ एक्स वन प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर वी ऑफ एक्स टू। तो चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, बीच में हमेशा पॉजिटिव साइन आती है वेरियंस के लिए, ठीक है, हमेशा। और ये जो नेगेटिव साइन है वो बी की चली जाती है, बिकॉज वो बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करना है, तो कोइफिशिएंट अब की बार माइनस बी आपका, ठीक है। इस केस में कोइफिशिएंट बाहर ही रहता है, तो मतलब वो प्लस भी हो फिर माइनस भी हो, बाहर ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस बी का स्क्वायर कर देना पड़ेगा आपको, ठीक है, वेरियंस में। कह रही है तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता दिया हूँ आपको, ठीक है, आप देख सकते हो बाकी भी। सो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, वेरियंस ऑफ एक्स वन इज 16 और वेरियंस ऑफ एक्स टू इज 12, ठीक है। तो 9 × 16 प्लस 4 × 12, तो ये आ रहा है 192। अब 192 बता दूं मैं, ये आपका है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर। बिकॉज वेरियंस जो होता है ना सिग्मा स्क्वायर होता है। वेरियंस जो होता है वो आपका होता है, वेरियंस जो होता है वो आपका होता है सिग्मा स्क्वायर। बट मैंने कुछ ये स्टैंडर्ड डिवीजन, तो स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए आपका करोगे, आप रूट ले लोगे, ठीक है, वेरियंस का। तो आपको इसका रूट ले लेना, ठीक है। तो आपको म्यू मिल जाएगा √192, दैट इज, सीधा रूट ले लो, आपको मिल जाएगा ये 13.85, ठीक है। तो ये आपको वेरियंस ऑफ वाई मिल गया, दैट सिग्मा मिल गया, ठीक है। चलो इतना हो गया। हाँ, वेरियंस मिल गया, म्यू मिल गया, आप फॉर्मूला बना देते हैं, जेड इक्वल्स टू वाई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब ये जो म्यू और सिग्मा है वो वाई का है, ठीक है, वाई का खुद का है। जेड इक्वल्स टू वाई तो आगे तो ऐसे ही रहेगा, म्यू अभी 40 मिला और सिग्मा मिला 13.85। अब अपन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी पूछा गया था 60 इज लेस देन वाई विच इज लेस देन 80, ठीक है। आपको क्या करना होता था? आपको ये जो वाई की वैल्यूज है उनको यहाँ पे पुट करना है, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 40 अपॉन 13.85, ठीक है, विच इज लेस देन इक्वल्स टू ये वाई का जेड हो जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 80 माइनस 40 अपॉन 13.85 हो जाएगा। नो, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 60 माइनस 40 और डिवाइड करोगे तो विल गेट 1.44 विच इज लेस देन जेड विच इज लेस देन इक्वल्स टू, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो विल गेट 2.88, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, बिकॉज दोनों साइन सेम है, तो बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, एरिया ऑफ 2.88 माइनस एरिया ऑफ 1.44, ठीक है। तो अब की बार आपको ये करना है, रीड करना है, ठीक है, बिकॉज अब ये प्रोबेबिलिटी वाला प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो 2.88 देखना है पहले, 2.88 कहाँ पर है? 2.8 लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 2.8 और राइट हैंड साइड में 0.08, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे 2.8 और राइट हैंड साइड में 0.08। तो ये कुछ यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे, तो दिस इज 0.4980, ठीक है, ये वाली वैल्यू मिल रही है मेरे को 0.4980, दिस इज 0.4980। तो अब इसमें वही आपको जैसी रीडिंग करनी है वैसी रीडिंग करनी होती है, अब उल्टी रीडिंग नहीं करनी है। 1.44 मतलब कि 1.4 में फिर टॉप पे 0.04, ठीक है, 1.4 और टॉप पे 0.04, ठीक है। तो ये मिल गया यहाँ पे, यहाँ पे 0.0
0.4251, ठीक है, दिस इज माई 0.425, 0.425। तो बस इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको और आपको आंसर मिल जाना है। तो आपको आंसर मिलेगा 0.0729, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को इस तरीके से अप्रोच करना है। दो प्रॉब्लम्स और फिर खत्म हो जाएगी टाइप, ठीक, बहुत बड़ी टाइप थी। In an examination, marks obtained by students in mathematics, physics and chemistry are normally distributed, normal what आ गया, ठीक है, with mean 51, 53 and 46, with standard deviation 15, 12 and 16 respectively, ठीक है। मतलब कि मीन ऑफ मैथ इज 51, फिजिक्स का 53 और केमिस्ट्री का 46 और बाकी भी देख सकते हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स क्या होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग टोटल मार्क्स 180 और अबव, 90 और बिलो, ठीक है। चलो भाई, तो देखना है इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो, पहले तो मैं आपको जो है ये जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो वेरिएबल्स दे देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स और क्या बोला है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बी x1, x2 एंड x3, ठीक है। तो मैंने उनको वेरिएबल असाइन कर दिया। चलो, तो अपने को ई ऑफ x1 लिख लेना है अभी। ई ऑफ x1 मतलब क्या, मैथ्स का मीन इज 51। उसके बाद ई ऑफ x2, फिजिक्स का मीन इज 53 एंड वी हैव ई ऑफ x3। ऑफ x3 मतलब केमिस्ट्री का मीन इज 46। उसी के हिसाब से आपको वेरिएशन भी लिख देना। वेरिएशन बोल रहा हूँ, वेरियंस। अब यहाँ पे वेरियंस नहीं गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। बट वेरियंस क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो उनका स्क्वायर कर देना है। तो ये हो जाएगा वेरियंस ऑफ x1 इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर, वेरियंस ऑफ x2 हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर और वेरियंस ऑफ x3 हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपके आगे, अभी आपको आगे समझ में आएगा। उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी है 180 और अबव और 90 और बिलो, ठीक है। इसको तो बाद में देखेंगे। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा गया है, टोटल मार्क्स सिक्योर करने की। अब टोटल मार्क्स कैसे मिलेगा, इन तीनों को ऐड करके, मतलब कि x1, x2 और x3 को ऐड करने के बाद टोटल मार्क्स मिलेगा ना। तो उसने सिर्फ ये नहीं बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग इन मैथ्स या फिर फिजिक्स या फिर सिर्फ केमिस्ट्री, उसने तीनों का टोटल पूछा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स इन दोनों का सम होगा। तो इन तीनों का सम को अपने को न्यू वेरिएबल से डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज वाई। तो अब की बार अपने को इक्वेशन बनाना पड़ा, इससे पहले अपन इक्वेशन ऑलरेडी दिया गया था प्रॉब्लम में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा, टोटल मार्क्स स्कोर करने की। तो टोटल मार्क्स स्कोर कैसे होगा, तीनों को ऐड करके, x1, x2, x3 को। तो इनको ऐड करने के बाद अपन सीधा प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर सकते, अपने को एक न्यू वेरिएबल क्या असाइन करना पड़ेगा, y। फिर y का अपन म्यू और सिग्मा फाइंड करेंगे, जैसे इससे पहले फाइंड किए थे, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पे, लेट द टोटल मार्क्स बी, लेट द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स बी y इक्वल्स टू x1, x1 प्लस x2 प्लस x3। अगर देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना आपको, तो आपको एक सिंगल वेरिएबल चाहिए। इसमें तो तीन तीन वेरिएबल है, तो किसकी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, आपको एक्चुअली इन तीनों के सम की फाइंड करनी है। अब इन तीनों के सम को किसी के साथ तो डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि एक सिंगल सिंगल वेरिएबल आ जाए। और उस सिंगल वेरिएबल का अपन म्यू और सिग्मा फाइंड करके फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अपने को अभी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई तो अपने को मिल जाएगा इजीली। बस आपको क्या करना है, आपको एक्सपेक्टेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे तो कोई कोएफिशिएंट वगैरह भी नहीं है, तो बस ये ई ऑफ एक्सपेक्टेशन 1, ई ऑफ एक्सपेक्टेशन 2, ई ऑफ एक्सपेक्टेशन 3, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको ऐड करना है इन तीनों को। तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 150, ठीक है। तो आपको म्यू मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेरिएंस के लिए आप क्या करोगे, वेरिएंस के लिए भी आप जो है तीनों को ऐड करोगे। यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो बस आपको एज ऑलरेडी ऐसे ही रखना है, कुछ करना नहीं है। तो वेरिएंस में भी इन तीनों को ऐड करोगे, 15 का स्क्वायर करोगे। अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, तो यू विल गेट 625। अभी 625 अपना सिग्मा स्क्वायर आया, बिकॉज वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा हो जाएगा आपका 25, ठीक है। चलो, अब आपको फॉर्मूला बना लेना है, फॉर्मूला बना लेना है आपने, ठीक है। जेड 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 इक्वल्स टू वाई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, म्यू अपॉन सिग्मा, ये पड़ गए, ठीक है। जेड इक्वल्स टू वाई, तो ठीक है, म्यू वी जस्ट फाउंड आउट 150 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 25, ठीक है। नेक्स्ट अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, 180 और अबव हो। तो 180 और अबव को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, 180 और अबव को, 180 और अबव को y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा, पहले इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो दिस वुड बिकम
180, ये y का z हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 माइनस 150.25, ठीक है। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.2, ठीक है ना। हो अब अपने को दोनों साइड की रेंज चाहिए रहती है, तो z इज ग्रेटर देन 1.25, तो कितना बड़ा होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये जाएगा 1.2 इज लेस देन इक्वल्स टू z विच इज लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। दोनों जो है सेम साइन वाले, तो एरिया ऐड हो जाएंगे, बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, ठीक है। तो बड़ा एरिया जो है आपका होता है 0.5, और एरिया ऑफ 1.2 है आपका 0.3849, 0.38, 1.2 ना, 0.3849, ठीक है, 0.3849, ठीक है। सभी आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा 0.11 ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग टोटल मार्क्स 180 और अबाउट, ठीक है। मतलब कि इनको ऐड करने के बाद फिजिक्स में, मैथ्स और केमिस्ट्री को ऐड करने टोटल मार्क्स जो है, अगर आपका 180 और अबाव आते तो इतनी प्रोबेबिलिटी है आपकी, इतने चांसेस है 180 से ज्यादा आने, मार्क्स आने के लिए, ठीक है। आफ्टर एडिंग दिस 3 वेरिएबल्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स, ठीक है। उसके 90 और बिलो, तो 90 और बिलो की प्रोबेबिलिटी भी निकाल देता है, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन इक्वल्स टू 90, 90 और उससे कम, ठीक है। तो बिलो आया तो आपको लेस देन डालना है, ठीक है। ग्रेटर देन अबव आया तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और उसमें आया था ना 90 और बिलो, ठीक है। तो ये जाएगा, इसको फिर जेड में ट्रांसलेट कर देंगे, 90 को फिर यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये जाएगा 90 माइनस 150/25, ठीक है। दिस वुड बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन इक्वल्स टू -2.4, ठीक है। ये माइनस में आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये छोटा है, कितना छोटा सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू -2.4, तो दोनों सेम साइन वाले, तो एरिया जो है सब्ट्रैक्ट होंगे, तो बड़ा एरिया माइनस एरिया ऑफ 2.4, एरिया ऑफ इन्फिनिटी 0.5 होता है, और एरिया ऑफ 2.4 मैं आपको बता देता हूँ 0.4918 होता है, ठीक है। आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो यूल गेट 0.0082, ठीक है। तो ईजी था ये, बस यहाँ पे अपने को ये जो कंपाउंड वेरिएबल है या फिर इक्वेशन बनाना पड़ा, ठीक है। तो उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग टोटल मार्क्स 180 और अबव, मतलब कि इनको ऐड करने के बाद 180 और उससे ज्यादा मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो उससे मतलब कि अब टोटल मार्क्स पूछे ना, तो टोटल मार्क्स ऑफ कोर्स इन दोनों का सम ही होगा ना, तो इन दोनों का सम कैसे होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो उसको आपको एक न्यू वेरिएबल के साथ असाइन करना है, ठीक है। तो अपन ने y को असाइन किया, अब y का आपको फिर म्यू और सिग्मा चाहिए रहेगा, बिकॉज न्यू वेरिएबल आ गया, तो उसका फिर आपको म्यू और सिग्मा और फिर उसके लिए सॉल्व करना है, ठीक है। और उस प्रोबेबिलिटी आप हमेशा आप सिंगल वेरिएबल के लिए निकालते हो, ठीक है, ऐसा नहीं। एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है, आपको दिसंबर 23 में कॉम साइटी को आया था, 6 मार्क्स का, आई डोंट थिंक सो, मतलब आई डोंट नो अभी आएगा कि नहीं। चलो करते हैं इसको। यहाँ पे उसने बोला यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 55 हेड्स इन द टॉस ऑफ 100 फेयर कॉइंस, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल वर्ड आ गया, बट यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है, तो लेट अस सी करना क्या है। यहाँ पे अपने को देखो, कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अपने को ये वाला फॉर्मूला चाहिए रहता है, z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो इसमें दो चीजें जरूरी होती है, एक म्यू और एक सिग्मा, ठीक है, मतलब म्यू और सिग्मा, ठीक है। तो पहले म्यू और सिग्मा निकालते हैं, तो म्यू और सिग्मा कैसे निकालेंगे, लेट अस सी। उसने क्या बोला, यूजिंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 55 हिट्स इन द टॉस ऑफ 100 फेयर कॉइन्स, मतलब कि आप 100 बार कॉइन को जब टॉस करोगे, तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसमें 55 बार हेड आएगा, ठीक है। तो वो अपने को निकालना है, 100 कॉइन को टॉस करने के बाद 55 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो चलो, तो इसमें अपने को एक चीज पता चलेगी, तो अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग हेड्स की। तो अपने को यहाँ पे पता चल जाएगा पी क्या है अपना, सपोज अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, गेटिंग हेड्स, तो पी अपने को पता चल जाएगा, मतलब अपन एक बार कॉइन जो टॉस करते, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हेड्स की, 0.5, तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स मिल गया एक बार में, ठीक है। तो अपने को मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, तो उससे हो गया लेटेस्ट सी, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, बिकॉज इवेंचुअली अपने को हेड्स चाहिए ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स कितनी होती है, एक बार आपने टॉस किया, फिर कितनी बार भी टॉस किया, आपकी प्रोबेबिलिटी आधी होती है, ठीक है, बिकॉज दो साइड होते हैं ना कॉइन के, तो आपका पी हो जाएगा 0.5, ठीक है। क्यू भी मिल जाएगा, क्यू होता है पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, तो क्यू हो जाएगा आपका 1 - पी, 1 - पी क्या हो जाएगा, 1 - 0.5 दैट इज 0.5, तो पी और क्यू मिल गया आपको, इससे होगा क्या, लेट अस सी। एन क्या है आपका, एन है आपका 100, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रायल्स 100 है, भाई इससे होगा क्या, लेट अस सी। आपका एम का फॉर्मूला, म्यू का फॉर्मूला याद है आपको, मैंने बताया था एन पी, एन क्या है 100 और पी क्या है, अभी आपको यहाँ पे निकाला मैंने 0.5, तो आपको म्यू मिल जाएगा 50, ठीक है।
तो ये पता है प्रोबेबिलिटी कैसे मिली अपने को, बिकॉज किसके बारे में पूछा है, हेड्स के बारे में। तो अपने को पता है हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक बार हेड्स आने की 0.5, तो वो आपका पी हो गया। क्यू कैसे निकाले, पी प्लस क्यू वन होता है, वो समझ में आ गया, ठीक है। तो म्यू मिल गया। अब भाई स्टैंडर्ड डिविजन कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविजन का भी एक फॉर्मूला था, रूट ऑफ एन पी क्यू। अगर आप आगे जाओगे को मैंने बताया था, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो, देखो मैंने बोला रेयरली यूज होता है, बस बट यूज होता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज हुए यहाँ पे, एन पी क्यू। तो एन हमारा है 100 और पी और क्यू है 0.5 0.5, तो उसको मैं हाफ ऑफ ले लेता हूँ। तो ये 100/4 हो जाएगा, दैट इज 20, कितना हो जाएगा ये, 100/4, 4 1 25, तो रूट ऑफ 25 हो जाएगा ये। तो रूट ऑफ 25 इज 5, तो अपना स्टैंडर्ड डिविएशन 5 आ गया, ठीक है। चल, तो अपने को म्यू और सिग्मा मिल गया। अभी अपन फॉर्मूला बना लेंगे, एक्स माइनस म्यू हमारा है 50 और सिग्मा है 5। ये फॉर्मूला बन गया। अब अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 55 हेड्स। तो 55 हेड्स मतलब कि x इक्वल्स टू 55, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 55 हेड्स, एकदम एग्जैक्ट 55। अभी यहाँ पे मसला ये है, हमारी ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो रेंज के लिए रहता है, मतलब कंटिन्यूस के लिए रहता है, डिस्क्रीट के नहीं रहता है। ये डिस्क्रीट है। अरे भाई क्या डिस्क्रीट क्या कंटिन्यूस, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, जिनको समझ में आ रहा है अच्छी बात है। बेसिकली अपने को रेंज चाहिए रहती है, बट ये रेंज नहीं है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो रेंज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे अपने को यूज करना पड़ेगा कंटिन्यूटी करेक्शन। कंटिन्यूटी करेक्शन क्या होता है, भाई पहले तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है रेंज क्यों निकालने हैं, बिकॉज इससे पहले अगर आप प्रॉब्लम देखोगे ना, जब हमारा होता था z > 2, तो मैं बोलता था भाई दोनों साइड की रेंज आएगी, एक आएगी आपकी 2 और एक आएगी इन्फिनिटी, है ना, दोनों साइड का मैं बोलता था। जब मैं बोलता था z < 2, तो आप बोलते थे नेगेटिव इन्फिनिटी टू अपना पॉजिटिव 2। समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसा। तो अपने देखो, मैंने दोनों साइड की रेंज हमेशा लिखी है, दोनों साइड, ये 2 हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, ये नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ पर भी हमें आपको जो है दोनों साइड की रेंज चाहिए, बट यहाँ पे कैसे दोनों साइड की रेंज निकालेंगे, तो यहाँ पे अपने को यूज करना पड़ेगा कंटिन्यूटी करेक्शन। तो कंटिन्यूटी करेक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, व्हेन वी हैव डिस्क्रीट वैल्यू, अगर आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू k, ठीक है, इसमें आपको कंटिन्यूटी करेक्शन लगाना है। तो आपको क्या करना होता है, आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है 0.5 से k को सब्ट्रैक्ट करना है, और राइट हैंड साइड से भी k को जो है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन यही करेंगे, अपन जो है ये जो, हाँ, अब ये जो x इक्वल्स टू 55 उसको रेंज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपन ना लेफ्ट हैंड साइड में 55 माइनस 0.5 हो जाएगा 54.5 इज लेस देन x, और ये राइट हैंड साइड में 55 प्लस 0.5 हो जाएगा 55.5। तो अपन ने रेंज बना ली, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी करेक्शन। बिकॉज ये डिस्क्रीट था, अब ये कंटिन्यूस हो गया, ये रेंज में आ गया। इससे पहले भी जब नहीं आता था, एक ही साइड का रहता, तो अपन रेंज बनाते थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको बनाना पड़ेगा, बट इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज ये इज वन ऑफ काइंड, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम मेरे को नहीं मिला था, अभी यही मिला है, ठीक है। चल, अब क्या करेंगे, अब जैसा करना है वैसे करेंगे। ये 54.5 को आप यहाँ पे पुट करोगे, तो आपको मिलेगा, आपको पुट कर देना, आपको मिलेगा 0.9, ठीक है, 0.9 मिलेगा, दिस इज लेस देन x। और जब 55.5 को यहाँ पे पुट करोगे, तो यू विल गेट 1.1। तो दोनों सेम है, तो एरिया जो है, बड़ा एरिया 1.1 और एरिया ऑफ छोटा दैट इज 0.9। तो 1.1 आपको सर्च करना है, एरिया ऑफ 1.1, एरिया ऑफ 1.1 क्या होगा भाई, एरिया 1.1 0.3643, ठीक है। ये आ जाएगा 0.3643, और ये आ जाएगा 0.3643, और 0.09 आ जाएगा, 0.9, 0.3159, ठीक है, 0.3159, ठीक है। मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, मैंने किया 0.3643 माइनस 0.3154, तो आई एम गेटिंग एट 0.0489, ठीक है, 0.0489। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम था, यहाँ पे अपन ने एक नई चीज सीखी। जब डिस्क्रीट के लिए आ गए, मतलब कि एक डिस्क्रीट मतलब कि एक सिंगल वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू, इसमें रेंज नहीं है। जैसे यहाँ पे रेंज रहती थी ना, ना z इज लेस देन ग्रेटर देन 2, लेस देन इन्फिनिटी, तो ये रेंज है। और जब नहीं भी होती, जैसे z इज ग्रेटर देन 2, तो अपन बना लेते थे प्लस इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी वाला जो भी करते थे। बट यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्ट आ गया है ना, एक स्पेसिफिक वैल्यू आ गई है z की। तो उसके लिए कैसा करेंगे, उसके लिए ये करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी k रहेगा उसको 0.5 से ट्रैक करना है, और राइट हैंड साइड में 0.5 से ऐड करना है। बाकी का प्रोसीजर सेम है। इसमें अपने को मीन और
म्यू के लिए, म्यून और सिग्मा के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा कंसेप्ट यूज करना पड़ा। इससे पहले जो फॉर्मूलेज यूज किया था अपन ने, उसमें कुछ इसमें जो हेल्प नहीं हुआ है, बट जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला मैंने बताया था, दो फॉर्मूला मीन और सिग्मा का, वो यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। अपने प्रोबेबिलिटी निकाल हेड्स की, ठीक है, उसके बाद क्यू निकाला, एन तो गिवन था, फिर म्यू निकाल दिया और फिर सिग्मा निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा टाइप टू फिनिश होता है, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो, अस्सलाम वालेकुम।